ईस्ट दिल्ली चैप्टर के सेमिनार में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राजेश चेतन और मैं चेतना का अध्यक्ष हूं। ये हमारा नया चैप्टर है ईस्ट दिल्ली का। सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। मेरी आवाज़ सबको आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना जी? सबको साधुवाद देता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में पिछले हफ्ते में ईस्ट दिल्ली से नए मेंबर बने हैं एंड ये रिकॉर्ड था अपने आप में से लगातार आपने मेंबरशिप ईस्ट दिल्ली से बहुत लोगों ने ली है। मैं उन सब नए सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं इस पर जानना चाहता हूं कितने न्यू मेंबर यहाँ बैठे हैं जो पहली बार सेमिनार में आए मेंबरशिप लेने के बाद। एक बार खड़े हो जाएं तो मुझे अच्छा लगे। वेरी गुड, एक बार तालियां बजाएं इन सबके लिए। बैठिएगा। आज का जो सब्जेक्ट है वो आप तक फ्लायर में पहुंचा होगा। भारतीय मनीषा के संदर्भ में व्यक्तित्व विकास। इससे पहले कि मैं विषय पर बोलूं, आप लोग अपने मोबाइल फोन अपने साइलेंट के ऊपर कर लीजिएगा। मोबाइल फोन बीच में नहीं बजना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना आप लोगों से। आज के वक्ता का परिचय मैं आपसे करवाऊं। जब ये विषय लिखा फ्लायर के ऊपर तो बहुत लोगों ने पूछा ये क्या होती है भारतीय मनीषा, क्या होती है। पहली बात तो भारतीय लोगों को नहीं पता भारत का मतलब क्या है। दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व गुरु रहा। बाकी सब शरीर से जीते हैं लेकिन भारत के लोग आत्मा से जीते हैं। हमने कभी तलवार लेके किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। हमारे यहाँ तो भगवा पहन के कोई बुद्ध निकला और चीन अपने काबू कर लिया, जापान अपने काबू कर लिया। विचार से हमारे यहाँ का वर्तमान में भी ओशो निकले और अमेरिका में जाके तहलका मचा दिया। विवेकानंद निकले जाके तहलका मचा दिया। तो भारत का मतलब विचार है। तो जिन लोगों ने पूछा था क्या इसका मतलब भारतीय मनीषा क्या होती है, उनको थोड़ा सा सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था ओशो की, भारत एक अमृत पथ। उस किताब का एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कोई जन्म से नहीं होता, व्यक्ति के मन की स्थितियां हैं। ये जो व्यक्ति केवल शरीर से जीता है, खा लिया, पी लिया, मौज मस्ती, आनंद, संतान पैदा कर ली और उसके बाद संसार से विदा ले ली, तो इसके मतलब उसके भीतर शूद्र है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा और मन से जीने लग गया। मन बड़ा डिमांडेड है। मन को साधन चाहिए, मन को सुविधाएं चाहिए, इसलिए उसको ये झूठ कपट सब करवाता आपसे। मन को अगर आप खुला छोड़ देंगे तो आप भी राम रहीम कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सारा खेल मन का। जो मन से जीता है वो वैश्य होता है। वैश्य कोई जाति नहीं, एक मन की मनोवृत्ति है। और जो उससे ऊपर संकल्प से जीता है, मन डिमांड करता है, उसको फिल्टर करता है, इसको करूं कि नहीं करूं, विवेक से जीता है। वो व्यक्ति कौन होता है? वो क्षत्रिय होता है। रात को राजपाट छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, सोते हुए बेटे को छोड़ के जो जंगल निकल जाता है, वो सिद्धार्थ जो है बाद में जाके बुद्ध बन जाता है, वो उस समय कौन थे? क्षत्रिय थे। और जब महावीर के कान में कील ठुक रही होती है और सांप काट रहा होता, भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उस समय वो कौन होते हैं? वो आत्मा से जी रहे होते हैं और वो ब्राह्मण होते हैं। ये भारतीय मनीषा, आप समझिए इस बात। और इस यात्रा में आपने आरंभ किया शूद्र से और आपको ब्राह्मण तक की यात्रा करनी है। मुझे नहीं पता आप में से कौन कहां खड़ा है इस समय, मैं ये पूछने वाला भी नहीं। ये आपने अपना
आत्मचिंतन स्वयं करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। और इस यात्रा के अंदर अगर आपको चलना है, 2 टूल भगवान ने दिए हैं, एक शब्द और एक टूल है समय। समय का और शब्द का ठीक से प्रयोग करना आ गया तो यात्रा कहीं से कहीं पहुंच सकती है। आज व्यक्तित्व विकास की बात जो करने वाले हमारे बीच में है, मैं उनका परिचय आप लोगों से करवाता हूं। आप हैं आदरणीय दिनेश कुमार जी। मैं दिनेश कुमार जी से बहुत पुराने परिचित हूं। मेरा परिचय उनका 4 साल पहले हुआ। डॉक्टर डॉक्टर सेहरा का धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से मैं आपको सुन पाया। सोनीपत में आपका एक प्रवचन मैंने सुना और वो प्रवचन था शंकराचार्य पर, मैं याद कर रहा हूं। और मैं और अशोक जी गए थे उस कार्यक्रम में, ये सोचकर गए थे कि बस एक बार डॉक्टर सेहरा के कार्यक्रम में जाके अटेंडेंस लगा के आनी है, 10-15 मिनट में वापसी आ जाएंगे। जाके बैठ गए, लेकिन शब्द जब चलते हैं, कब 3.5 घंटे बीत गए हमको नहीं पता चला। 3.5 आवर लगातार नॉन स्टॉप। उस दिन से मैं दिनेश जी के लगातार संपर्क में हूं। चेतना में आपके व्याख्यान 2-3 बार हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपसे प्रार्थना की कि हमारा छोटा सा चैप्टर है इस दिल्ली का, आप उसमें पधारिएगा। और आप इतने सहृदय हैं, आपने इस विनती को, इस प्रार्थना को तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये बता दूं कि आपने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है भारतीय मनीषा के संदर्भ में, किस तरह से जीवन जिया जाए। भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी PSU हैं, NTPC है, NSPC है, इंडियन ऑयल है, उन सब के आप ऑफिशियल ट्रेनर हैं। और इस समय आपको बताना चाहता हूं, आपके इस दिल्ली में ही रहते हैं, आपको सौभाग्य मिलेगा कि आप बिल्कुल नजदीक में हैं। आप पटपटगंज में आपका निवास है। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इस समय आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप उनके साथ जितने समय रह सकेंगे, आपको बड़ी आनंद की विभूति होगी, अनुभूति होगी कि मैं दिनेश जी के साथ हूँ, दिनेश जी को सुन रहा हूँ। मैं चेतना के इस मंच पर आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले चाहता हूँ कि भाई सुनील अग्रवाल आए, हमारे इस चैप्टर के जो फाउंडर हैं और टीम चेतना के मेंबर हैं। वो एक दुपट्टा दिनेश जी का अभिनंदन किया हम लोगों ने। दिनेश जी, कुछ लोग तालियां बजाने में भी ताली बजाने का मौका मुझे छोड़ना पड़ा। ये भी योगा है। क्यों डॉक्टर साहब, मतलब तो नहीं को 2 परिचय करवा दूं आपके बीच में। ये हमारे श्री अशोक बंसल जी हैं, सिविल इंजीनियर हैं और चेतना के, हमारी टीम चेतना के वरिष्ठ मेंबर हैं ये। और आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है और इसके अलावा आप हेल्थ सेंटर चलाते हैं, आयुर्वेदा और उसके अंदर योगा और उसके अंदर कई आधुनिक विज्ञान मिला के आपने पुष्पांजलि में एक हेल्थ सेंटर का आप संचालन करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। इधर खड़े हैं श्री JS गुप्ता जी। JS गुप्ता जी भारत सरकार के अंदर वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपने सेवा निवृत्त हुए हैं। रिटायर्ड हो गए हैं पर टायर्ड नहीं है, बहुत सक्रिय हैं। एक ऐसी जिम्मेवारी में है जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ बताना भी नहीं चाहता हूँ। जितेंद्र जी गुप्ता की जो आखिरी, जो आप जब रिटायरमेंट किया तो जनरल VK सिंह के सेक्रेटरी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे थे। और इस समय आप चेतना के साथ में, टीम चेतना के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और चेतना में बहुत समय लगाते हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूँ, बैठिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय ना आपका लूँ। भाई ध्यान रखिएगा कि लगभग 9:30 और 9:35 तक ये व्याख्यान चलेगा। 10 मिनट मैं आपको दूंगा सवाल जवाब पूछने के लिए। आपके पास पैड पेंसिल रखे हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। कुछ भी पूछना हो लिख के रखिएगा, मौका मिलेगा आपका सवाल पूछने का। आप सब तैयार हैं? हेलो, रेडी है? यस। मोबाइल आपका साइलेंट पे है ना? यस। ओके, बहुत अच्छा। तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होके तालियां बजा के बुलाएंगे श्री दिनेश कुमार।
राजेश जी, चेतना ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए सभी नए साथी, बड़े आश्चर्य का विषय ये है कि मेरे लिए 60 छूने वाला हो, 60 साल छूने वाला, जल्दी छू, और मेरा जन्म भी पूर्वी दिल्ली में हुआ, ईस्ट दिल्ली में हुआ। पर सच ये है कि मुझे अगल वाला घर और बगल वाला घर जानता है। नेतृत्व विकास के बारे में मैं पढ़ाता हूं, हजारों कार्यशालाएं कर चुका हूं, पर पता नहीं जो पढ़ाता हूं मेरे अपने जीवन में भी उतरा नहीं। अन्यथा अगल बगल वाले कम से कम परिचित होते हैं। तो राजेश जी, आप तो मेरे अगर मैं आपकी तुलना करूं तो आप तो महासिद्ध हैं। आपको आपके क्षेत्र भी पूरी तरह जानता है और बाकी क्षेत्र भी जानता है। मुझे बस पत्नी पहचानती ये तक परिचय हुआ क्योंकि पूर्वी दिल्ली में कार्यक्रम, और मेरा आज तक पूर्वी दिल्ली में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। नोएडा में बहुत हुई क्योंकि वहां तमाम कंपनियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और कंपनियों के केंद्र हैं, निजी और सरकारी दोनों। और पूर्वी दिल्ली के आसपास इधर की तरफ इस क्षेत्र में मेरा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। तो अंगवस्त्र के अधिकारी आप हैं कि आपने मुझे अवसर दिया, जहां मैं जन्म लिया, जहां रहा, वहां पहली बार कम से कम स्थानीय लोगों से मैं मिल पा रहा हूं। विषय पर आते हैं, प्राचीन भारतीय मनीषा और व्यक्तित्व विकास। इस विषय से आपका परिचय संभवतः पहली बार जीवन में हो रहा, और यह सत्य है कि इस विषय के प्रति गंभीरता से कभी कोई कार्य हुआ ही नहीं, क्योंकि हम सैकड़ों वर्षों तक पराधीन रहे। जीवित रहे वह इतना पर्याप्त, पराधीन रहे। तो जब पराधीन हुए तो हमारा ज्ञान, विज्ञान, हमारा दर्शन, हमारे सूत्र, वो सारे के सारे गौण कर दिए, मीनिंगलेस। फिर जैसे ही राष्ट्र का अभ्युदय हुआ, विवेकानंद जैसी महान विभूतियों का जन्म हुआ और कहानी आगे बढ़ चली, तो फिर यह समय आना आरंभ हुआ कि प्राचीन भारतीय मनीषा अर्थात उस अनजाने काल में जिसकी गणना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कब वेद रचे गए, कब उपनिषदों की रचना हुई इत्यादि, इसका हमारे पास कोई मूल्यांकन नहीं है। We cannot calibrate the time। समय का हमारे पास कोई हिसाब नहीं। तो फिर अभी समय आया कि हम उस ज्ञान को जो कि बिसरा दिया गया, गौण मान लिया गया, उसे उभार करके और देखने का प्रयास किया जाए कि क्या उसका कुछ संदर्भ है या केवल मंदिर की घंटियों तक सीमित है। और जैसे ही उसके उभरने का समय आया, तब सब अचंभित हो गए कि ये वो ज्ञान है जिस चरम तक पहुंचने के लिए आधुनिक विज्ञान को, हार्वर्ड के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को अभी वर्षों में गए। आपने परिचय दिए, इस परिचय के साथ क्योंकि प्राचीन भारतीय मनीषा का परिचय, मैं अपना एक परिचय देना चाहता हूं। मैं अध्यात्म से तो बचपन से जुड़ा हुआ था, और इसी कारण से जब मैं लगभग 30 वर्ष का हो गया, 2 बच्चों का पिता, तो मेरे मन में आया मुझे एडवांस स्टडीज करनी चाहिए। मैंने अपने एडमिशन लेने शुरू किए और लगभग 11-12 साल तक मैं पढ़ता रहा। मैंने सबसे पहले, क्योंकि ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी तक मैं पहले कर चुका था, मैंने कहा कि क्यों ना इस प्रजातंत्र को समझाया जाए। ये प्रजातंत्र क्या है, इस प्रजातंत्र में सुधार लाने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले मैंने अपने आप अपनी पढ़ाई का पूरा पाठ्यक्रम बनाया। दोस्त मेरे कोई थे ही नहीं। रिश्तेदारों में पहले भी दरकिनार था, उन्होंने कहा कि ये आदमी पागल है। पागल कैसे काम करते हैं, बिजनेस को देखे, बढ़ाए, काम काज देखे, अच्छा जीवन और बढ़ाए, क्या पागलों जैसे।
सच ये है कि जब आपको दिशा बदलनी हो तो पागल बनना पड़ता है। समझदारी से तो एक सीमित मूर्खता तक आप जी सकते, जब मूर्खता को आकाश देता हो तो लकीर से हटना पड़ता है। फिर उसके पश्चात पढ़ाई शुरू हुई। अब बच्चे पालने थे, अब पढ़ाई में इतना समय जाता था कि बच्चे पालने के लिए कोई बनता नहीं था। कभी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी कुछ खर्चे चलाए। बस यही होता था कि जेब में जब भी हाथ डालो सिलाई हाथ लगती थी, रुपए हाथ नहीं लगते। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पता लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से बड़ा कुछ चलता है, कोई लॉयर्स बैठे होंगे तो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किया। 1 साल तक मैं संसद में रहा। मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में फेलोशिप की ताकि हम संसद के सांसदों को किसी प्रकार से फ्लो मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ये मेरा जीवन का सबसे मूर्खता वाला निर्णय था, क्योंकि मैं सिखाने भी चला तो किसको। और हुआ भी ही, मैं जहां कहीं भी जाऊं वहां कहीं इसकी सुनवाई नहीं। तो कुल मिलाकर के 10-11 वर्ष की मेरी पूर्ण मूर्खता अबाउट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चली। फिर मेरे पास केवल एक ही विषय बचा, और वो ये था कि मैं जिस अध्यात्म से जुड़ा हूं उसी से देखूं क्या निकल सकता है। जब उस और देखा तो जाना कि 11 साल तो बिसरा दिए, इस अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी। अब मुझे इनफॉर्मल स्टडीज करनी चाहिए, फॉर्मल स्टडीज का समय बीत गया, क्योंकि मुझे डिग्रियां लेके कोई नौकरी तो करनी नहीं थी। फिर जैसे इसको आरंभ किया, लगभग मैं 40 वर्ष का तब हो चुका था। अब 20 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। तब ये निर्णय हुआ कि प्राचीन भारतीय मनीषा हैज पोटेंशियल। इससे ऊपर मैनेजमेंट थ्योरीज किसी के पास है ही नहीं। इससे ऊपर लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी में बनाए नहीं जा सकते। मैंने रिसर्च करनी शुरू की। घर का खर्चा फिर छोटा मोटा कोई स्टॉक से निकल जाता, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी बिक जाती। घर के लोगों ने भी एडजस्ट कर कि चलो हमारे भाग्य को अच्छे से बाहर के भाग्य कुछ अच्छे। फिर धीरे धीरे बात बदली। एक आध व्यक्ति ने प्रशंसा की, मुझे कंपनियों में लेके गया। कंपनी वाले जितने एचआर के लोग थे वो पूछे, व्हाट डू यू टीच? अंग्रेजी मुझे भी बोलनी पड़ती थी। आई टीच एंशिएंट इंडियन विजडम। व्हाट इज दिस एंशिएंट इंडियन विजडम? पूरा विवरण देता था। वो कहते थे, नो, वी वांट समवन हू कैन टीच अस कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। और वो अक्कड़ अपने धीरे धीरे मुंह से अंग्रेजी के निकाल करके प्रस्तुत कर रहे थे। फिर उन्हें समय लेकर के मैं समझाता था कि ये ऐसे है वैसे। और फिर मुझे 1-2 कक्षाएं करने का मौका मिला। 1-2 ऐसी भी करनी पड़ी जहां मुझे हाथ से 2000 रुपए देने पड़े। और जुनून है, जब शुरू हो जाता है तो ईश्वर उसे खत्म नहीं होने देता। तो ईश्वर का आश्वासन होता है, मरने में तुझे दूंगा नहीं, जिएगा तो सड़क सड़क। शुरू हुई बात एक कंपनी में। उसके बाद कुछ लोगों ने सुना, कुछ सीनियर लोगों ने सुना। धीरे धीरे उनको आश्चर्य हुआ। वी नेवर थॉट कि हिंदुस्तान के पास वो विधा, वो निधि है जिसके आधार पर इतना कुछ आधुनिक संदर्भ में विकसित किया जा सकता है। हम तो केवल जैसे को वेद की बात करता है, उपनिषद की बात करता है, गीता की बात करता है, दूर से हाथ जोड़। इसलिए भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। और सच ये भी है कि मैं इसके बारे में जानता कुछ नहीं हूं। ये भी सच है कि जिस पर हाथ रख करके हमारे भीतर के गहरे अंतराल से, वो अंतःस्थल से वो सत्य उभर के ऊपर आते हैं, उसके विषय में हम कुछ जानते हैं। बात आगे बढ़ी। 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, हम जैसों के भी दिन सवरे। और धीरे धीरे आज लगभग 28 कॉर्पोरेशंस की मैं विजिटिंग फैकल्टी और लगभग 4 HNIs का मैं लाइफ कोच बन चुका। अब खर्चे ठीक ठाक चल जाते हैं, अब कोई चिंता नहीं है। अब जेब में हाथ डालता हूं
तो सिलाई तक पहुंचने में देर लगी। I am now earning money. Anyway, I never tried to earn money, but now I am making money. प्राचीन भारतीय मनीषा के अंतर्गत वो सारा विषय आता है जिसके नाते आज विश्व में प्रगति आरंभ हुई है, चाहे क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, चाहे क्षेत्र एस्ट्रोनॉमी का हो, एस्ट्रोनॉमी का हो, चाहे क्षेत्र डायग्नोस्टिक्स का हो, चाहे क्षेत्र मेडिकल साइंस का हो, चाहे क्षेत्र मेटलर्जी का हो, चाहे क्षेत्र स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का हो, चाहे वो क्षेत्र एजुकेशन का हो। यू इमेजिन और प्राचीन भारतीय मनीषा के पास एटॉमिक रिसर्च तक के भी हो सकते हैं जिसकी कल्पना करना कठिन है। सच ये है कि हमारे सामने हमारी ही चीजें हमारे रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती, क्योंकि भारत में लोग बेचारे सीमित स्तर पर सीख करके स्कूल कॉलेज को खत्म करके सीखना छोड़ देते हैं। इन इंडिया द लर्निंग एंड्स द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द कॉलेज, द लर्निंग एंड्स। माँ बाप लड़कियों को पढ़ाते हैं तो दृष्टि एक ही होती है, अच्छा वर मिल जाएगा। वो लड़की ग्रेजुएट होती है, एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेती है, मैं कहता हूं ना भी करे ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट होकर के भी एक सब्जी बन करके घर में बैठ जाती है। ये बात मैं सिर्फ समाज की नहीं, मैं अपने घर की भी बराबर कर रहा हूं। मैं पहले आप बात इतनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी शी इज ओनली कंसिडर्ड टू बी कन्फाइंड टू किचन। उसके पास इतना बड़ा समय का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, क्षमताओं का भंडार है, और वो सीमित हो जाता है। पिछली बार उस पार्टी में क्या पहना था, अगली बार क्या पहनना है, इसे लेकर के हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी जनसंख्या की समय, ध्यान और ऊर्जा का इतना बड़ा अंश तिरोहित हो जाता है जिसकी कल्पना करना कठिन है। Whereas इंडिया हैज बीन, ये भारत वो राष्ट्र है जहां पर इतनी बड़ी संपत्ति थी कि हमारे यहां पर अगर ऋषि का गुरुकुल है या कोई राज्य है, वहां नारी का दायित्व, नारी का अस्तित्व पुरुष से कहीं अधिक। हमारे विमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज कभी रही ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे का नाम ही मां से चलता था। कोई नहीं कहता था पांडु पुत्र, बाद में लोगों ने चर्चा की कौन्तेय, कुंती पुत्र। एक नहीं, आप हजारों की संख्या में प्राचीन उदाहरण ले लीजिए। वी वर द वंस जहां बच्चे का नाम पिता से नहीं मां से चलता था, क्योंकि हमने मां को उतना महत्व उस समय में दिया। और आज पिछले लगभग 20 सालों से अमेरिका के अनेकों इंस्टीट्यूट्स एक करिकुलम बनाने में लगी हुई है जो आज तक तैयार नहीं हुआ। हाउ टू क्रिएट अ कंप्लीट मदर, बिकॉज टू क्रिएट अ कंप्लीट मदर यू हैव टू टीच हर द ऑल साइंसेस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज शी इज द फर्स्ट प्राइमरी गुरु। उसको हेल्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उपचार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे साइंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की जानकारी होनी चाहिए। शी हैज टू बी मास्टर ऑफ ऑल। क्योंकि जब हम व्यवसाय करते हैं तो खूब मंडूक होकर के केवल सीमित सा काम करते हैं। आई एम एन अकाउंटेंट, आई ओनली डील अकाउंट्स। आई एम एन एचआर गाय, आई ओनली डील एचआर। आई एम इनटू सॉफ्टवेयर, आई ओनली डील पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इससे ज्यादा नहीं, पर एक मां के लिए कितना बड़ा क्षेत्र है। ये बात सोचने का पूरा प्राचीन भारतीय मनीषा का ही हो सकता था। That's what exactly India was. हमारे राष्ट्र का नाम भारत है। क्यों है? क्योंकि भा शब्द धातु है भावना की, हाईएस्ट इमोशंस, जो सदैव भावनाओं में रत रहे, डूबा रहे। रत माने डूब जाना। जो सदैव श्रेष्ठ भावनाओं में डूबा रहे वो भारत है। इतने बड़े राष्ट्र की, इतने बड़ी संस्कृति की, क्योंकि आज केवल परिचय है, आज मैं हम कुछ पढ़ाने तो नहीं आया। आई एम हियर टू गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट प्राचीन भारतीय मनीषा। प्राचीन भारतीय मनीषा की कौन सी बात की चर्चा मैं करूं? मेरा एक जीवन नहीं, 1000 जीवन छोटे पड़ेंगे। आपने गायत्री महामंत्र से शुरू किया। क्यों कहते हैं उसे आप महामंत्र? क्या उपासना की दृष्टि से?
जबकि उपासना की दृष्टि से गायत्री महामंत्र बनाया ही नहीं गया। ओह, आप तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ मंदिरों में शुरू से पढ़ाया जाता है तो धर्म है। अच्छा, ये धर्म है। धर्म का अर्थ क्या होता है? हिंदू। इसका अर्थ ये हो गया कि अग्नि हिंदू हो गई, पानी हिंदू हो गया। अग्नि का धर्म जलाना, पानी का धर्म जलाना, वायु का धर्म सुखाना, आकाश का धर्म सभी में समाहित हो जाना, और धरती का धर्म सभी को समाहित कर लेना। इसलिए धरित्री कहते हैं। धर्म माने the way you have to perform, the way you have to conduct, the way you have to act. जिस रूप में आपके आचरण का निर्वाह होना है उसी को धर्म कहते हैं। पति का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माँ का धर्म, नागरिक का धर्म, चेतना ट्रस्ट के ट्रस्टी होने का धर्म, चेतना ट्रस्ट के सदस्य होने का धर्म। How can you say that you are a Hindu as a धर्म? Say that. इसीलिए गायत्री महामंत्र किसी धर्म के अंतर्गत अगर आता है तो वो मनुष्य के मूल अस्तित्व के आचरण के रूप में आता है। क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? इससे पहले कि कोई और बात करें, चलिए गायत्री महामंत्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा चर्चा के लिए तो 100 दिन भी थोड़े पड़ेंगे। गायत्री महामंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राचीन भारतीय मनीषा का एक रहस्य छोटा सा खोल रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि इसके आगे विज्ञान कितना है। गायत्री महामंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः एक प्रीफिक्स है, मंत्र का मूल भाग नहीं है। प्रीफिक्स माने आप जब किसी का परिचय देते हैं तो आपने खड़े होकर मेरा परिचय देते समय कुछ अलंकार किए, बड़ी प्रशंसा की, आप अमुक अमुक तमुक तमुक। आप भी किसी का परिचय देते हैं, ऐसा नहीं सकते, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, बहुत बढ़िया आदमी, बड़ा दाना आदमी है, मजा आता है मिलके, या उसका परिचय दे रहे हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः किसी का परिचय है। ओम शब्द से हम शुरू करते हैं और ओम शब्द शब्द नहीं है, इट्स नॉट अ वर्ड। अच्छा, ओम शब्द नहीं तो क्या है? ओम एक तरंग है। क्योंकि आज अगर आप क्वांटम साइंसेस को पढ़ें, मैंने लगभग 6 साल क्वांटम फिजिक्स को बाद में पढ़ना शुरू किया इनफॉर्मली। क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना था कि प्राचीन भारतीय मनीषा की गहराई विज्ञान में कितनी है, तब क्वांटम साइंसेस को पढ़ना शुरू किया। और क्वांटम साइंस हो या आज मॉडर्न फिजिक्स के आधार हो, एक बात सभी जानते हैं, आप किसी पदार्थ को तोड़ना शुरू कीजिए, आप तोड़ते जाएंगे तो परमाणु तक पहुंचेंगे, परमाणु को भी तोड़ते जाइए, आप क्वार्क्स बोसोन तक चले जाइए, उससे पीछे जाएंगे तो वैज्ञानिक कहते हैं कुछ नहीं बचता, एक तरंग बचती है। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स कहती है different frequencies oscillating at different levels constitute as atoms। इसका तात्पर्य यह है विभिन्न प्रकार की तरंगें जब भिन्नता के साथ कंपायमान होकर के गुच्छत बनती हैं तो परमाणु का निर्माण होता है। और हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व ऐसे सत्य कह दिए गए। वैशेषिक दर्शन नाम से पुस्तक है, गायत्री मंत्र से हटेंगे नहीं, वापस आएंगे, ओम की व्याख्या चलती। वैशेषिक दर्शन नाम से हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ है जिसे लिखने वाले का नाम था कणाद। कण कहते हैं सबसे छोटे पार्टिकल, आग कहते हैं उसे खा जाता है, हजम कर जाता है। कणाद ने एटॉमिक रिसर्च की थी 1000 साल पहले, पता नहीं कब की थी, कोई कहता है 1000 साल 2000 साल, इट्स ऑल वेग, यू रियली डोंट हैव एनी कैलिब्रेशन ऑफ द टाइम। कब हुई नोबडी नोज। कणाद ने एटॉमिक रिसर्च में ये सारे सत्य नहीं, इससे कहीं आगे के सत्य कहते हैं। इन सभी तरंगों को जिससे कैमरा, मेरा शरीर, ये माइक्रोफोन बने हैं, इन सभी तरंगों की उत्पत्ति एक मां करती है। और जिस मां के द्वारा वो सारी तरंगों का जड़ होकर पदार्थ बनता है, वो ध्वनि ही इस प्रकार से है, इट्स फोनेटिक, वो रेजोनेटिंग है, गुंजायमान है। अब गुंजायमान होने वाली ध्वनियों को शब्द देने जरूरी थे क्योंकि आम आदमी को समझाना था। इसीलिए ऋषियों ने अनुभव किया, द नियरेस्ट वर्ड्स दैट अप्रॉक्सीमेट दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन, मदर ऑफ द वाइब्रेशन इज आम। अब इसीलिए हमारे हर मंत्र के साथ ओम जरूरी है। क्यों? क्योंकि वी एक्नॉलेज
कि इससे पहले कि कोई और चीज की उत्पत्ति हो पहले मां होनी जरूरी है, बिकॉज ओम इज द मदर ऑफ ऑल वाइब्रेशंस। ओम से हमने शुरू किया, ओम से हमने शुरू किया। और ओम का महत्व क्यों है? ओम का महत्व हमारे लिए सिर्फ इसलिए है, इस पर एक हमारा छोटा सा उपनिषद है जिस पर मैंने एक बहुत इलैबोरेट प्रोग्राम किया, आप लोग संभवतः उसमें नहीं आ पाए, मांडूक्य उपनिषद। आश्चर्य का विषय है कि उस उपनिषद में सिर्फ 12 श्लोक हैं और वो 12 श्लोक केवल ओम के बारे में बताते हैं। मोटे रूप से मैं बात करूंगा क्योंकि मुझे गायत्री मंत्र से हटना नहीं है, मुझे वापस जाना है। ओम के लिए मैं नीचे उतरा, विल नॉट लीव द कनेक्टिविटी। ओम शब्द के विषय में मनुष्य के साथ उसका संबंध यह है, ओम का उच्चारण करने से मनुष्य के भीतर का जितना भी कॉन्शियसनेस का सिस्टम है वो अलाइन हो जाता है। नॉर्मली आंखें बंद करके आप देखते हो कि आप सोच कुछ और रहे थे, देख कुछ और रहे थे, कह कुछ और रहे थे, शरीर कुछ और ही कर रहा था। यू आर एब्सोल्युटली डिसअलाइन्ड। आपके इनर कंपोजिशन को अलाइन करने के लिए, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, अंतः माने इनर, करण कहते हैं रिसोर्स, इनर रिसोर्स को अलाइन करना है। इनर रिसोर्स कौन सा है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन डिजायर करता है। दिस इज योगिक साइकोलॉजी। मेरी लड़की का मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में, और जब मैं उसको कभी कोई बात बताता था तब वो कहती थी अब जब उसका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है तो वो अब सोच रही है कि पापा आई थिंक आई मस्ट गो फॉर डॉक्टरेट इन some kind of an Indian science if it's possible in America। अगर तू कहते रहो, आप इस बात को मानता है, यही सत्य है। You have to understand that। ओम की तरंग में मन जो इच्छाएं करता है, बुद्धि जो तर्क वितर्क करती है, चित्त जहां पर सारी स्मृतियां अंकित है, अहंकार जो अहंकार माने ईगो नहीं, अंग्रेजों ने अहंकार ईगो को बनाया, माने अपने आप को कल से ज्यादा दिखाना, ईगो। जबकि हमारे अहंकार शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। अहम माने मैं हूं, मेरा आकार। अगर मैं नहीं तो शरीर किसका? मैं ही नहीं तो घड़ी किसकी? मैं ही नहीं तो मोबाइल किसका? मैं हूं, एग्जिस्ट करता हूं तो सब कुछ है। इसी को अहम का आकार कहते हैं, अर्थात इजनेस, मेरे होने, मेरे अस्तित्व का बोध, इसी को अहंकार कहते हैं। ये चारों मिलकर के हमारे यहाँ भीतर में पूरी साइकोलॉजी, जो कि बच्चों से भी छोटा विज्ञान है, ये पूरी चलती है। ये चारों बिखरे रहते हैं, इसलिए हम खोए पाए रहते हैं। बाहर से बहुत बढ़िया दिखते हैं, स्मार्ट, मैनिपुलेटिव, जानता नहीं मेरे को, पर अंदर हम सब जानते हैं कि हम बिल्कुल औने बिगड़े हुए हैं। इस पूरे अस्तित्व के अलाइन करने के लिए मदर वाइब्रेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, अर्थात हमारे तीनों कॉन्शियसनेस के अस्तित्व है, जिसे अंग्रेजों ने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में बांटने की चेष्टा की है। दैट्स ऑल फुलिश, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको हम लोग भी पढ़ाते हैं क्योंकि आदमी को समझाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, और सच में विज्ञान कुछ और ही है। जिसे अचेतन हम कहते हैं, वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। मैं उसको पूरी तरह नकारता नहीं हूं क्योंकि समझाने की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों को अलाइन करने के लिए ओम की तरंग बड़ी आवश्यक है। इसके लिए प्रयोग करने के लिए आप छोटा सा प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज को उबलने के लिए समय चाहिए। पानी को अलग, दूध को अलग। अगर आप दूध को उसके फाइनल उभार से पहले 2 सेकंड पहले गैस बंद कर दीजिए तो क्या दूध उबलेगा? नहीं उबलेगा। मुझे मालूम है, मैं पिछले 30 साल से दूध उबालने की ड्यूटी मेरी होती है, और मैं जानता हूं कि वो कमबख्त लास्ट मिनट तक परिचय नहीं देता, मैं उबलूंगा कि नहीं उबलूंगा। और मैं पूछता हूं, आर यू? नो। आर यू? नो। लास्ट मिनट में कहता ओके, जब तू इंसिस्ट कर रहा है तो चल, इतना सब हो गया। अब तो अनुभव है मुझे, मैं समझता हूं अब तू बेटा जाएगा, और सीधा हाथ मेरा चला जाता है नॉब के ऊपर। क्यों? मुझे मालूम है कि अगर ये छलक गया तो मैं भी वहां से छलक के पड़ता, इसलिए मैं नॉब पे रहता हूं। आई एम एट नॉब, मैं नॉब पे हूं, एंड आई रियली टेक सो मच ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस विद मी कि जैसे ही ऊपर आएगा मुंडेर तक बंद कर दो, और वो लास्ट मिनट तक नहीं बताता कि मैं मुंडेर तक आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ठीक उसी प्रकार ये जितने भी प्रयोग हैं, ये अंतिम समय तक परिचय नहीं होने देते, एक सीमा तक जाना पड़ता है। अगर ओम की तरंग का आपको लाभ लेना है तो एटलीस्ट ट्राई फॉर 31 टाइम्स। 31 बार आप इसका उच्चारण करके देखिए, एंड देन यू ओपन योर आईज, यू फील डिफरेंट।
क्या विचार नहीं चलेंगे? विचार चलेंगे। दिव्य अध्याय इधर तो नहीं जाएगा, जाएगा। क्यों? आप ये सोचो कि आपको 31 बार में ही परम सिद्धि मिल जाएगी। That's not possible. That's not possible. ऐसा आप दूध को थोड़ी कहते हो, कल तेरे को उबाला था है ना, अब मेरा भाई नहीं है, मिल जाना। It's not going to happen. The same way the mind is not going to function. 31 बार के बाद आपको एक डिफरेंस अपने अंदर आना शुरू होगा। You will feel more alive. जब मैं कार्यशालाओं में बड़े-बड़े एग्जीक्यूटिव्स को लेकर जाता हूँ, I make them practice that. और जब आप पूरी तरह align हो गए हैं, उसके बाद you pick up any of your problem that you were trying to solve, any strategy, कोई नीति आप बनाना चाहते थे, फिर आप उसे उठाइए। And when you align, you gauge and you gather much more of an ideational view. अर्थात आपको वैचारिक स्तर पर उस विषय के अनेकों पक्ष सामने उजागर होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप अब अलाइन हो गए और विचार आकाश में हमारे आसपास मंडराते हैं। इतना ट्रैफिक भीतर होता है कि हमें आइडिया समझ नहीं आता। हमारे यहाँ जब पंडित जी हमारे यहाँ पूजा कराने के लिए आते हैं, we have not gone into the science of it, the science of it, the science of it. अगर हम विज्ञान में जाते तो हम समझ में आते कि कितने बड़े रहस्य का उद्घाटन है। ये अभी नहीं, हमसे 2 पीढ़ी बाद ये विज्ञान पढ़ाया जाएगा। आपको मालूम है, पंडित जी आते हैं, आपके बाएं हाथ में जल लेके कहते हैं पानी यहाँ छुआ के और यहाँ लगा लो और मंत्र बोल देते। मंत्र है ओम चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मंदिर तेजो वृद्धि पुरुषवे परम। ऐसे idiot. He's saying something different. Even he doesn't know what he's saying. He's talking about science. ओम चिद रूपिणी महामाये, चिद कहते हैं प्रकाश को, लाइट को। अगर आपके पास कोई नॉलेज आती है तो वो क्या है? इट इज लाइट। Isn't it light? अरे यार, मैं तो अभी तक अंधकार में था। ओम चिद रूपिणी महामाये, the light is like a mother, क्योंकि माँ हमेशा कल्याण सोचती है, तो ज्ञान का प्रकाश भी कल्याण है। कल मैं इस विषय में सोच रहा था, पेमेंट कैसे अरेंज हो, पेमेंट कैसे मैनेज हो, मैं नहीं कर पा रहा था। आज आइडिया आ गया, यार उससे बात करके देखता हूँ। कल मैं सोच रहा था इससे नहीं कहूंगा, यार ये मना कर देगा। आज मेरे अंदर साहस आ गया, पूछने में क्या जाता है। This is light. कोई भी प्रकाश जो आपकी सहायता करे, वो प्रकाश है, संबल के रूप में हो, साहस के रूप में हो, बल के रूप में हो, तत्परता के रूप में हो, वो आपकी माँ है। ओम चिद रूपिणी, चिद रूप, रूप माने फॉर्म, हे प्रकाश रूप में आने वाली माँ महामाये। ओम चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेज है समन्विते। दिव्य माने डिवाइन, वन हु वांट्स टू गिव। देव माने जो देना जानता है। दिव्य तेजो समन्विते। तेज इज वेरी बिग वर्ड, वेरी बिग वर्ड। हम गायत्री से हटे, गायत्री से हटे, ओम की व्याख्या के साथ न्याय करने के लिए उतरे। दिव्य तेजो समन्विते। तेज कहते हैं उस ब्रॉडबैंड की लाइट को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं वो मानते होंगे कि जितनी भी नेट कनेक्टिविटी है, चाहे ब्रॉडबैंड की है, चाहे माइक्रोवेव की है, चाहे किसी प्रकार से हो रही है, तो सूचनाएं प्रसारित कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गेट प्रोग्राम्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड डाटा, वॉइस, चित्र इत्यादि सब ट्रेवल करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश के कण एक प्रकार की स्मृतियों को लेकर के यात्रा करते हैं, चाहे तार से चाहे मोबाइल से, तब आगे परिलक्षित होते हैं वो वीडियो, ईमेल, व्हाट्सएप एक्सेट्रा के रूप में। सो व्हाट डज इट मीन? कि तेज ही यात्रा करके विचारों को, कल्पनाओं को, क्रिएटिविटी को संप्रेषित करता है। इसीलिए इस मंत्र में कहा ओम चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजो समन्विते। समन्विते माने तुझ में समाहित है, तू उसको धारण किए हुए है। ओम चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य। हे मां, यहाँ आके स्थाप हो। शिखा मध्य, शिखा माने हमारा सबसे, हम उसको टॉप का एरिया मान रहे हैं। शिखा मध्य उठाओ नहीं आप, शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुष में, यहाँ ब्रॉडबैंड की फुल स्पीड दे। तेजो वृद्धि, वृद्धि माने पूरी स्पीड के साथ पुरुष में कर दे, ब्रॉडबैंड की कर दे। यहां क्यों कर? अंगूठे में क्यों नहीं कर? रिंग फिंगर में क्यों नहीं कर? इस मोटी वाली बड़ी उंगली में क्यों नहीं कर? इसलिए नहीं कर क्योंकि मनुष्य के शरीर में जहां से आइडिएशनल इंटरैक्टिविटी होती है, जैसे आप कहते हो डिश से काम चलता है,
Everything needs some connectivity to be established. कोई इक्विपमेंट चाहिए जिसमें आप एंटीना रिमोट होता है, वो मनुष्य के शरीर में यहाँ है। इसलिए इसका बोध बना रहे, इसलिए शिखा रखने का भी एक नियम था। वो नियम तो जीवित रह गया, वो नियम का मर्म मर गया। हम क्यों रखते हैं शिखा? वो तो चला गया। हम हिंदू हैं तो हमें रखनी चाहिए, ये बच गया। इसलिए हमारा विज्ञान मर गया। और सच ये भी है कि जिन दिनों विज्ञान न जीवित हो, उन दिनों केवल परिपाटियां ही दिखती हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान तो जीवित नहीं है, तो परिपाटियां दिखती हैं, और फिर परिपाटियां निभाओ ना निभाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि सच ये है कि इसे जागृत करने के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए ये सारे कर्मकांड रखे गए, क्योंकि यहीं से आइडिएशनल प्रोसेस होता है। मनुष्य के शरीर में अगर वायु यहां से जाती है, भोजन यहां से जाता है, विसर्जन के अपने अंग हैं, उसी प्रकार विचारों के आदान प्रदान का क्षेत्र ये माना गया। दिस इज द योगिक एनाटॉमी which is now being realized by the modern science of frontiers। जितना भी आधुनिक विज्ञान है उसने समझना शुरू कर दिया है कि शरीर केवल उतना नहीं जितना हम जानते हैं। इस शरीर के अतिरिक्त भी अनेक शरीर और इसी शरीर के अंतर्गत आते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। पर वो विज्ञान अभी अपनी बहुत शैशवावस्था में है, अभी छोटा है, अभी उसको बहुत बड़ा होने में समय लगेगा। बट वी न्यू दैट ओम की तरंग के द्वारा हम अपनी शिखा को जागृत करते हुए एक ऐसा संपर्क आकाश के साथ जोड़ते हैं कि हम जैसे ही अलाइन होते हैं, जैसे ही रास्ता रोकने वाले विचारों की ट्रैफिक साफ होते हैं, जो विचार आने चाहिए वो आने शुरू हो जाते हैं। We start comprehending, noticing, understanding what all we should। जो अभी तक elusive था, हमारे मस्तिष्क से बिल्कुल इतर हुआ पड़ा था, वो समझ में आना शुरू हो जाता है। भूर्भुवः स्वः। तुम सारी नरिशमेंट का सोर्स हो, क्योंकि तुम जब हो तो तुम्हारे द्वारा भीतर एनरिचमेंट हो जाती है, जान ला देते हो तुम, इसलिए उसको प्राण स्वरूप कहते हैं। क्योंकि जब प्राण आता है, एनर्जी आती है, उत्साह आता है, उमंग आती है, तो फिर अपने आप भीतर की सारा डिप्रेशन, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और नेगेटिविटी, डिप्रेशन, अभाव, यही तो दुख है। इसीलिए अपना शब्द कहा कि तू प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है। और जैसे ही दुखों का नाश होता है तो ऑब्वियसली फील एनचांटेड, एलिवेटेड, सुख की अनुभूति होती है। तुम प्राण स्वरूप हो, दुख नाशक हो, सुख स्वरूप हो। गायत्री मंत्र इसके बाद शुरू होता है। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में तीन वर्ड्स हैं। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इक्वेशन इज परफेक्ट। और ये कुल मिला के 9 बन जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं, मैं खोल के अच्छा लगे दिखाते हुए, यज्ञोपवीत पहनते हैं, वो क्यों पहना जाता था? उस यज्ञोपवीत के पीछे का रहस्य ये है कि गायत्री के 3 छंदों के अनुरूप उसमें 9 तारे होती हैं। अगर आप उस धागों को देखें, आज मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को मालूम है कि नहीं मालूम है, बट रहस्य यही है कि गायत्री मंत्र को हर घड़ी स्मरण करने के लिए यज्ञोपवीत बच्चों को पहनाया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें 9 तंतुओं से 3 धागों का निर्माण किया जाता था। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद 3 गांठें लगाई जाती थी भूर्भुवः स्वः की, और एक सबसे बड़ी गांठ महाग्रंथि ओम की लगाई जाती थी। Because that was the way to educate a child about the highest possible science. How? Why science? क्योंकि तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अर्थ का महत्व तो बाद में बनाया गया। सच ये है कि ऋषियों ने ये अनुभव किया था। ऋषि माने those who were the observers of the science। उन्होंने देखा ये पूरी दिखने वाली सृष्टि कुछ ऐसी शक्तियों से चलती है जिसे आदमी देखता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी ने आज तक हीट को देखा, इलेक्ट्रिसिटी को देखा? नहीं। आप में से किसी ने रेडियो एक्टिविटी को देखा? नहीं। आप में से किसी ने मैग्नेटिज्म को देखा है? नहीं। आपने हीट, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिविटी, मैग्नेटिज्म, इनमें से किसी को नहीं देखा। और अगर ये चारों खत्म हो जाए तो आप अभी खत्म हो। ये सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हीट खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाए। आप इनके उपयोग देख रहे हैं, आप इनको नहीं देख रहे हैं। तो उन्होंने पाया ये 4 महान अदृश्य शक्तियां
जो दिखने वाले जगत को चलाती हैं, इन्हें कौन चला रहा है? एंड देन दे वेंट बियॉन्ड दैट। ये पूरे ब्रह्मांडों की रचना कौन कर रहा है? तब उन्होंने गिनना शुरू किया, माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 और गिनती 24 पे आके रुके 24। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर है, तत् से लेके प्रचोदयात तक, और 24 अक्षर नहीं है, 24 तरंगे हैं। तत् सत्व इस प्रकार के विज्ञान आगे बढ़ता है। इन 24 सूक्ष्म तरंगों से पूरे ब्रह्मांड की रचना है। अगर इन 24 तरंगों का उच्चारण किसी ने करना शुरू कर दिया तो उसके भीतर अपने आप सभी प्रकार का एक अलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगा। देर से वो भीतर अलाइन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए गायत्री महामंत्र को महामंत्र, गुरु मंत्र कहा गया। अब उनके पास एक और प्रॉब्लम थी कि ये तो वाइब्रेशंस हैं, आम आदमी को हम क्या कहेंगे? दिस इज साइंस, बट दिस इज नॉट अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस बनानी पड़ेगी। अप्लाइड साइंस बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर इसके साथ शब्द के साथ अर्थ जोड़ दिए, ताकि व्यक्ति अर्थ से तो जुड़ेगा, और अर्थ भी उसको ऐसा दे दिया जिस पर अगर आप ध्यान से मनन करें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि प्राचीन भारतीय मनीषा से बड़ा पौरुष, उत्साह, उमंग जगाने वाला कोई नहीं। तत् सवितुर्वरेण्यम, तत् माने इंडिकेशन है, क्योंकि उसको नाम नहीं दे सकते। जो कण कण में समाया है, जो सृष्टि का सर्वज्ञ, सब कुछ चलायमान करता है, उसको कोई नाम कैसे दे दे? नाम तो उसको दिया जाता है जिसका शरीर सीमित हो। किसी प्रोडक्ट को नाम देना तो आपने नाम दे दिया, इसको नाम कैसे दें? उन्होंने नहीं, नाम नहीं दे सकते, इसे ऐसे इंडिकेट करो, वो और वो। इसीलिए तत् को उन्होंने अर्थ दिया वो, इंडिकेटर वो। तत् सवितुर, सविता कहते हैं लाइट, 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 लाइट। तत् सवितुर्वरेण्यम, वो लाइट है, क्योंकि वो जब आता है तो कोई कमी रहती नहीं है। मनुष्य को पृथ्वी पर केवल 3 कमियां हैं: अभाव, अज्ञान, अशक्ति। या तो आप किसी चीज से डिप्राइव्ड हैं, कोई कमी है, या आप में कोई इनेबिलिटी है, अर्थात शक्ति का अभाव है, या अभाव, अज्ञान, इग्नोरेंस है, यू डोंट नो हाउ टू डू द थिंग्स। अभाव, अज्ञान, अशक्ति के अलावा चौथा मनुष्य को कोई प्रॉब्लम पृथ्वी पर नहीं। तो जैसे ही प्रकाश आता है, अभाव, प्रकाश माने द राइट वे टू अंडरस्टैंड, द राइट वे टू थिंक, द राइट वे टू डिसाइड। इट इज लाइट। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द राइट वे टू थिंक, राइट वे टू परसीव, द राइट वे टू डिटरमिन, उसी समय आपके भीतर अंधकार, अभाव, अशक्ति जानी शुरू हो जाती है। You understand what to do, what not to do, with whom to act, with whom not to act, when to act, when not to act. ये आपको पता लग जाता है। तब सवितुर्वरेण्यम, तू प्रकाश है, तुझे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, सबसे पहले आप रैक्स में चेक करते हो, और चेक करने के बाद ये चेक वाला ठीक है, this is good, okay, I accept this। अभी आपने ट्राई नहीं किया तो पहना नहीं होता आपने, अभी केवल आपने डिजाइन पसंद किया। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग कहते हैं the process that will burn। हमारे यहाँ माना गया अग्नि पदार्थ को और अनेकों चीजों को शुद्ध करती है। आप अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, संस्कारित होकर पवित्रता को प्राप्त होता है। सोना, चाहे सोने को भी जला करके देखते हैं कितना मेटल इसमें कैसा है, औषधियों को भी जला के संस्कारित करते हैं। अग्नि हमारे यहाँ परिशोधन का सबसे बड़ा माध्यम मानी जाती है। उसी तरह उन्होंने कहा कि तू प्रकाश का रूप है, हम तुझे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जैसे तू आएगा तो आकर के हमारे भीतर की सारी इम्प्योरिटी को, इम्प्योरिटी कौन सी हो सकती है? रॉन्ग वे टू थिंक, द रॉन्ग वे टू डिसाइड, एट द रॉन्ग टाइम टू डू समथिंग। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बड़ा प्रोफेशनल हो, अगर वो सही समय पर सही प्रकार से सही तरीके से काम नहीं करेगा तो गलती होगी। इसीलिए वो सब कुछ जो रॉन्ग है, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो माने जला दे उसे आके, तू लाइट है और मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं, उसे जला दे और जला के मुझे प्योरिटी दे दे। भर्गो देवस्य, दिव्यता माने प्योरिटी दे दे। धीमहि, धीमहि माने बातों तक बात नहीं बनेगी, अब मैं तुझे धारण करता हूं। मैंने शर्ट पसंद कर दी, हाँ चेक वाली अच्छी है, हाँ अच्छी है होगी, अब पहन के देखना है मुझे, आई हैव टू वेयर इट, अब मुझे उसको आत्मसात करना है। इसलिए तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। द लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। धी हमारे यहाँ कहते हैं बुद्धि को, इसीलिए बुद्धि माने हमारी सोच,
इसीलिए भारत के अनेक क्षेत्रों में बेटी को धी कहा जाता है। हमारी धी उनके घर में आई है, हमारी पूरी सोच की परिपाटी उनके घर में गई हुई है। धी योग योना प्रचोदयात्, बुद्धि जो हमारी, प्रचोदयात् शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रचोदयात् शब्द से पता लगता है कि भारतीय मनीषा क्या है और उन्हें क्या बना दी। प्रचोदयात् का मतलब है कि आप लाइट दे और मेरे पूरे इंटेलेक्ट को ड्राइव कर दे। अर्थात ईश्वर से हमने याचना की किस बात की? चिज्जी दिला दे। लो छोटा बच्चा होता है, क्या बोलते हैं? चिज्जी चाहिए। बोल क्या चाहिए? चिज्जी चाहिए, चिज्जी चाहिए, क्या चाहिए? चिज्जी चाहिए। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको पता लगता है ये जितनी भी चिज्जियां हैं ये अल्टीमेटली किसी ऐसी चीज से आती है जिसको पैसे कहते हैं। तो बच्चा उसी वक्त रिबटल देता है, चिज्जी नहीं मेरे को पैसे। वाई पैसे? मुझे राइट टू एक्सरसाइज चाहिए, मेरा फंडामेंटल राइट है। आप कौन सी चीज चाहिए? कौन सी? ना हुआ है यू, कौन सी चीज चाहिए? पैसे। Give me money. I will choose myself. I will buy myself. I will exercise my right to myself. वो पैसे बापने शुरू करता है। और यही हमने गायत्री महामंत्र में कहा है, ये भगवान हमें कोई चीज न दे, हम तेरे पास लिस्ट लेके बैठ जाए, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। नो, मुझे वो दे जिससे मैं सब कुछ अपने आप खरीद लूं। मुझे अगर तुमने राइट अंडरस्टैंडिंग दे दी, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही बुद्धि दे दी, then I can choose in the world what is appropriate for me. मैं सही कैरियर चुन सकता हूँ, सही बिजनेस चुन सकता हूँ, सही समय चुन सकता हूँ, सही दोस्त चुन सकता हूँ, सही यात्रा कर सकता हूँ, सब कुछ सही कर सकता हूँ। You just give me that light, वो टॉर्च दे दे जिससे दिखाई देता है, जिससे मैं सब कुछ देख सकूं। मैं दिखाता हूं ना, तुम क्यों दिखाएगा? टॉर्च दे दे, टॉर्च दे। घरों में झगड़े टेलीविजन के सामने भाई बहन के रिमोट को लेके होते हैं, because everybody wants to be in control, because that's the fundamental right. You want to steer your life your own way, अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। और यही इस मंत्र में सार है इसका, धियो यो नः प्रचोदयात्, कि मुझे ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे, ड्राइव कर, तब बाकी अपने आप कर लूंगा। जहां ऐसी प्रार्थनाएं महामंत्र के रूप में दी जाएं, वहां कभी पंगु संस्कृति का निर्माण हो सकता है? असंभव। हमारे यहाँ इसीलिए गायत्री महामंत्र को महामंत्र की संज्ञा देकर रोज सुबह उसका उच्चारण करने के लिए कहा गया, और रोज कहा गया इस तरंग का उच्चारण सीखा जाए। जबकि उसका तरंग का उच्चारण हमने सीखा, जबकि गायत्री महामंत्र पर और गायत्री महामंत्र के उच्चारण पर, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिकन तो जुड़ गए बीच में, और अनेकों और राष्ट्र बड़ी गहनता से उसकी रिसर्च में लगे हुए हैं कि इसके कंपन होने से कैसी तरंगें सूक्ष्म उत्पन्न होती हैं। क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च आज से नहीं 40 साल से चल रही है, नॉट फ्रॉम टुडे, 40 इयर्स। जब से क्वांटम साइंस का जन्म हुआ है तब से 40 साल से गायत्री महामंत्र पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि आपकी रिसर्च पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे विज्ञान को यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरीज तक सीमित रखा जाता है। We really don't know। 1430 वेदों की शाखाओं में से 31 बची हैं। 31 को लेकर ही विश्व अभी चल पड़े तो बहुत है, बाकी जितनी चली गई उसका तो कोई अनुमान ही नहीं। प्राचीन भारतीय मनीषा का एक छोटा सा उदाहरण और लेते टाइम चाय मंगा ली। प्राचीन भारतीय मनीषा का एक संदर्भ, छोटा छोटा परिचय, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ये मैंने गायत्री से शुरू किया, गायत्री से कार्यक्रम शुरू हुआ था कि कितना बड़ा महत्व इसका है, मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव हमारे यहाँ पर कितना बड़ा है। अब इस पर हमने नहीं माना, इस पर विदेशों ने माना है कि मनुष्य के भीतर से जब कोई तरंग बन करके शब्द निकलता है तो उसकी रीच और एनर्जी कितनी पावरफुल होती है। यू विल बी सरप्राइज्ड। मैंने चेतना की जैसे पहले वाली कार्यशाला थी, उसमें भी मैंने उदाहरण दिया था, मैं उसे दोहरा रहा हूँ कि जैसे ओम का उच्चारण मैंने चर्चा की, मैं गायत्री महामंत्र की मैंने बात की, इन दोनों के ऊपर रिसर्च में सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया? CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका।
उन्होंने कहा कि जो ओम की ध्वनि है, ये जो भारतीय ऋषि होते हैं, इनके पास वो सारी क्षमताएं आ जाती हैं बिना कम्युनिकेशन नेटवर्क के। ये लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं बिना ट्रेवलिंग के, ये दूसरी जगह हो आते हैं। यस, हम जितने भी पदार्थ हैं उनकी स्थितियां बदल लेते हैं। ये सारा इनके पास आता है और ये यही तो करते हैं, ये ओम 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 जैसी चीजें करते हैं। इसका मतलब यू मस्ट ट्राई। उन्होंने बहुत साल पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसमें उन्होंने ओम की ध्वनि पर कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित कर बिठाया। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि अब सब कुछ पब्लिक हो चुका है। उन्होंने ओम की ध्वनि पर अपने यहाँ पर लोगों को बिठाया जिनकी माइंड से थोड़ा अच्छा था, प्योर माइंड था, और उन्होंने कहा स्टार्ट चैंटिंग ओम। अब वो बोले अंग्रेज का उच्चारण था ओम ओम, बात नहीं बन रही थी। अब ओम से बात नहीं बनी। अब उन्होंने कहा मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन के लिए उन्होंने भारत में रिसर्च करवाई। आप ऋषिकेश जाइए, नवंबर से लेकर के मार्च तक आप ऋषिकेश में गंगा पार करके आप गिनती कीजिए कितने लोग जा रहे हैं। कई बार 10 में से 6 विदेशी होते हैं, 4 भारतीय होते हैं। क्यों आते हैं वहां? कभी पूछा किसी को आपने? Why do you come here? And they only say we have been making budgets since last so many years कि जाने जाके पढ़ के आते हैं। पुण्य लेने नहीं, पढ़ने आते हैं। तो उन्होंने मालूम किया आखिर ये ओम का उच्चारण करते क्यों है, क्योंकि जब वो नहीं उच्चारण कर पाते तो उनकी रिसर्च में कोई नाद योगी मिल गया होगा। तो नाद योगी ने बताया कि देखो, जिस मुंह से हम ओम निकालते हैं एक्चुअली ओम नहीं है, आकाश में तरंग पहले से है जिसे हम कहते हैं कि ये ऐसी अनवरत ध्वनि है जिसे अनहत कहते हैं। अनहत शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ विश्वास है कि कोई भी ध्वनि बिना बोले नहीं हो सकती। जैसे बिना आहत किए, आहत को आप समझते हो ना, चोटते हैं, बिना आहत किए नो साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। बिना आहत किए कोई साउंड चल रहा है, अनहत माने विदाउट इवन स्ट्राइकिंग, उसे अनहत कहते हैं। तो आकाश में अनहत है, आकाश में अनहत ध्वनि चलती है। उस अनहत ध्वनि को छूने के लिए हम मुंह से बोलते हैं ओ। तो होता क्या, धीरे धीरे भीतर ऐसी अलाइनमेंट होती है कि वो सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है, जिसे नाद कहते हैं। That means a parallel sound than the sound which you make। मुंह से आप कहते हो ओ, पर सुनाई देती है वो साउंड, और वो साउंड आप में से कोई भी सुन सकता है 3 महीने की प्रैक्टिस से। आप में से कोई भी व्यक्ति, उसके लिए परम सिद्ध होने की जरूरत नहीं है। हमारे एक बड़ा बात है, जरा सी संस्कृत बोलते हैं हम उसके पैर पकड़ लेते हैं, वो चाहे कितना भी धूर्त निकले। और जरा से कुछ धार्मिक बात करके हम पैर पकड़ लेते हैं। हमें सोचना चाहिए दिस इज साइंस। फिजिक्स के टीचर्स के तो आप पैर नहीं पकड़ते, बायोलॉजी के टीचर्स के तो पैर बहुत कम पकड़े जाते हैं। दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट हैव। आप 3 महीने करके देखिए, यू विल बी एबल टू लिसन। एक ध्वनि आती है, पहली बार तो डाउट होता है, मोटर चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, किसी ने कार स्टार्ट की है, ये भ्रम होते हैं। पर फिर आपको भ्रम दूर होते, जैसे आप उठते हो, आवाज तो रुक गई, मेरे अंदर से आ रही है। That's how ये सब एक्सप्रेशन मेरे थे वर्षों पहले जब मैंने इसको अनुभव किया था। आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। जिस साइंस H2O रहेगा, चाहे पानी कहीं का भी क्यों ना हो। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये पैरेलल साउंड है, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द पैरेलल साउंड। तो उनको फिर योगी ने किसी ने बता दिया होगा, इट्स समथिंग लाइक अच्छा, इस पैरेलल साउंड को हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। आओ तो हमसे हो नहीं रहा, क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने एक नया ध्वनि शुरू की जिसे कहा बाइनॉरल साउंड। BINNAURAL, बाइनॉरल साउंड। बाइनॉरल साउंड में क्या किया, दाएं कान और बाएं कान में कॉन्फ्लिक्ट फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां प्रवाहित की, सूक्ष्म ध्वनियों के सारे स्वरूप थोड़ी आप जानते हो। आपको क्या मालूम ध्वनियों के कितने स्वरूप हैं, आप तो वही जानते हो जो सुन रहे हो। अब आपको क्या मालूम अल्ट्रा कौन सा साउंड होता है जो एक्सरे ले लेता है, लिथोटोमी कौन सा साउंड होता है जिसे पथरी तोड़ देते हैं। आपको ध्वनियों के बारे में थोड़ी पता है। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी कॉन्फ्लिक्ट करके, माने यहाँ से 180 हर्ट्ज है, इधर से 90 हर्ट्ज कर दिया। तो जैसे
फ्रीक्वेंसी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, खोपड़ी में ऑटोमेटिकली गुंजन शुरू हो गया, उसे उन्होंने नाम दिया बाइनॉरल साउंड। लोग बिठाए CIA ने और लोगों को कहा सारा दिन बैठ के सुनो। वो भी बेचारे उनका काम है, वो मुंह से नहीं बोल रहे, वो कॉन्फ्लिक्ट सुन रहे हैं अंदर फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनसे पूछा, डू यू फील एनी डिफरेंस? यस, आई फील सम डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, you were sitting in the other room and I was able to listen what you were saying. What? तुम अपने साथ वाले कमरे में बैठे थे और मैं सुन रहा था। भाई 60 के आसपास मीठी बीवी थे, डॉक्टर की दवाई खानी पड़ जाती थी, तो दवाई मैं नहीं खाता। तो उन्होंने कहा बाइनॉरल साउंड में इतनी क्षमता विकसित हुई कि आपको क्या दिखा? कुछ नहीं, मुझे साथ वाले कमरे में आवाजें सुनाई दी और आप ये बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा, चलो। अब ये जो जॉन है ना, अब जॉन को बोल रहे हैं कि जॉन तू नीचे चला जा। अब बताना जॉन क्या कर रहा है? ध्यान लग रहा है जॉन नीचे लॉबी में कॉफी पी रहा है। अच्छा, तो पता लग गया। Then they started researching more. ऐसी कितनी रिसर्च हो चुकी है? जैसे ओम जैसे प्राचीन भारतीय परीक्षा पर कुल संख्या 2000 को पार करती है। I'm only talking one. आपने कभी सुना भी नहीं होगा। हम आपको नाम दे दिए, आप तो गूगल दे देता आप या तो कोई भी ढूंढ लेगा। Anybody can search। तो फिर उन्होंने कहा जॉन को यहाँ से 5 मील दूर ले जाओ, जॉन को यहाँ से 40 मील दूर ले जाओ। तो लास्ट उन्होंने 200 मील, 500 मील, 1000 मील तक एक्सपेरिमेंट कर 1000 मील का एक्सपेरिमेंट किया। वो कहते हैं कि ये कर लिया तो ओबामा को उन्होंने क्यों तब ढूंढ लिया। वो ढूंढना चाहते तो ढूंढ भी लेते, तब तक वो ढूंढना नहीं चाहते होंगे। क्यों? क्योंकि इस विधा के साथ उन्होंने पाया कि मनुष्य दूर के क्षेत्रों तक जाकर के जानकारियां देख सकता है, सुन सकता है। ये तो वो विज्ञान का पक्ष है क्योंकि इसमें ओपन ऑन द इंटरनेट है। It's open on the internet. You can go and check it. Anybody can go and check it. उसके अलावा कितने एक्सपेरिमेंट्स हैं you can't imagine, जो धीरे धीरे डिक्लेयर हो रहे हैं कि ये भी कर लिया उन्होंने। अभी तक वो इसमें सक्षम नहीं हुए कि अपने बच्चों को समझा सके कि इसको करो। पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं बना सके, अप्लाइड लेवल पर नहीं ला सके। अब अप्लाइड लेवल पर लाने का उनका तरीका प्रयास करें। प्राचीन भारतीय परीक्षा का दूसरा पक्ष क्या है? चलो एक दूसरी बात भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक्स, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा अपने संपर्कों में प्रमोट करता हूँ। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायग्नोस्टिक्स के लिए आप लंबे चौड़े टेस्ट कराने जाते हैं। आपको सब कुछ टेस्ट करते हैं, MRI वगैरह करते हैं। सारे टेस्ट के बाद भी एक ही बात निकलती है कि दिस इज कोलैबोरेटिव एविडेंस। माने ऐसा हमारे निष्कर्ष एक अनुमान लगाते हैं। दिस इज व्हाट द साइंस से कोलैबोरेटिव एविडेंस है। और अब देखते हैं कि अक्सर कोलैबोरेटिव एविडेंस फेल होता है। डॉक्टर बेचारा सारे हथौड़े चला देता है। और हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ विज्ञान ऐसा था कि नाड़ी पर 3 उंगलियां लगाने के बाद वो व्यक्ति आपके भीतर के पूरे अवयव को जान लेता था। डायग्नोस्टिक्स का सबसे सरल तरीका और ऐसा अचूक कि यू कैन नॉट चैलेंज। आज वो लोग कितने बचे हैं ये तो आप और मैं नहीं जानते हैं, पर कितने बचे हैं इतने नहीं। हमारे डायग्नोस्टिक्स का तरीका ये भी था कि आप सांस लेकर के रोगी छोड़ दे तो निकली हुई सांस को अध्ययन करके और पता किया जा सकता है। क्या वो लोग खत्म हो गए? बीज नाश किसी का नहीं होता। कहाँ बैठे? अच्छा हाँ, आप मिले थे शायद ना? आप मुझे मिले थे, याद आ गया आपका। नहीं, मैं सांस वाली बात कर रहा हूँ। हैदराबाद में एक साधु है जो इसके एक्सपेरिमेंट आयुर्वेद कॉलेजेस में जाके स्टेज पर देते हैं। उनके सामने वो लोग क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए पेशेंट लाते हैं, वो पेशेंट सांस छोड़कर वो बता देते हैं। इतना नहीं, हमारे यहाँ पर ये विज्ञान भी था कि आप बैठे हैं 1000 मील दूर, आपको सिर्फ इतना करना है कि उस व्यक्ति की किसी तरह फोटो दिखानी है, उसके बाद उसका बॉडी स्कैन हो जाएगा। उनका भी बीज नाश नहीं हुआ।
डायग्नोस्टिक्स के कितने तरीके, ये भी कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे आपको का इलाज करें उड़ दे के कर रहे हैं ताकि मिलती है। तो चित्र के माध्यम से स्कैन कर लेना, जान लेना, ये सारी विधाएं हैं जो अगर एकदम से शुरू हो जाए तो कई लाख करोड़ रुपए का फार्मास्यूटिकल व्यापार में, डायग्नोस्टिक्स मैकेनिज्म में फर्क पड़ सकता है। सब एक और बात भी है, उस इंटेंशन वाले लोग भी हमें चाहिए जो अपने भीतर की अतीन्द्रिय क्षमता को, पैरानॉर्मल फैकल्टी को उस लेवल तक डेवलप करने की साधना भी करें। ये प्राचीन विज्ञान था जिसमें जान लिया गया था कि मनुष्य के भीतर दोष केवल 3 चीजों से हो सकता है, चौथी चीज नहीं है। देयर इज नो फोर्थ एलिमेंट। पंचभूतों से बने हुए शरीर में ईदर इट हैज टू बी वात, पित्त और कफ, इन चारों के द्वारा ही असंतुलन से को विष बनता है और विष बनने से ही रोग उत्पन्न होता है। ऑन कैमरा मैं बता रहा हूं, मेरे एक स्टूडेंट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, इज मोर देन 1000 करोड़। वो अभी केरला से फ्लाइट में बैठा, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए गया था और बैठा एग्जीक्यूटिव क्लास में 7 वाली सीट पे आकर के उसके बैठे, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नाम से चर्चा हुई, त्रेहन साहब उसके 7 वाली सीट पे बैठे। मैं लड़के का नाम भी दे रहा हूं भाई, बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा रोहित गुप्ता। अब रोहित के साथ में त्रेहन साहब बैठे। त्रेहन साहब बड़े कहते हैं कम्युनिकेशन में बड़े फास्ट हैं, उन्होंने तुरंत चुप कर दिया और कहाँ से हो आप? या फलानी जगह से। क्या करते हो? ये करते हैं। अच्छा आई एम सो, त्रेहन साहब मैं पहचानता हूँ आप डॉक्टर त्रेहन हैं वेदांता वाले। हाँ सर, आप कैसे आए केरला? अपना मैंने बता दिया, मैं इस प्लांट के खरीदने की जो भी डिस्कशन था उससे। उन्होंने कहा मैं यहाँ 14 दिन तक यहाँ था यार, 14 दिन कहाँ, वो फलाने पंचकर्मा इंस्टीट्यूट में यार धो दिया मेरे को पूरी तरह उन्होंने। बड़ी जबरदस्त साइंस है, मैं तो इसको वेदांता में चालू करने जा रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग फॉर दैट। ये सुन करके रोहित जब एयरपोर्ट पे उतरा, मोबाइल ऑन किया, पहला कॉल मेरे को किया, सर प्रणाम। बताओ तो खास बात है? सर बिल्कुल खास बात है, आप टाइम देना पड़ेगा आपको। उसको लगा क्या मैं किसी सेशन में हूँ, कहीं रहूंगा, बात नहीं करूंगा। मैं बोल बेटा बोल सर, मैं फ्लाइट से उतरा हूँ, त्रेहन मेरे साथ था और आप कह रहे थे ना कि हमारे विज्ञान को धारणाएं मिल रही हैं। सर वो 14 दिन अपना इलाज करा के आया है एंड ही वाज एक्साइटेड टू टेल मी, ही वाज सो एक्साइटेड कि वो इतना वक्त करने वाला है। ये तो उदाहरण मैंने लिया क्योंकि अभी कुछ महीने पुराना उदाहरण है। मुझे पता लगा कि बाद में उन्होंने शायद त्रेहन साहब ने किसी से टाई अप भी कर लिया, किसी गवर्नमेंट से भी टाई अप कर लिया। ही इज गेटिंग समथिंग डन। व्हाट आई डोंट हैव एनी डिटेल्स। ये तो इसकी बात है। आप जानते हैं कि आज भी आपको पल और घड़ी तक पूरी गणना पता है कि किस समय ग्रहण लगने वाला। हमारे पास तो हबल टेलीस्कोप कोई नहीं था। बिना हबल टेलीस्कोप के हम ग्रह नक्षत्रों की मूवमेंट्स को हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? आंख की सीमा कितनी देखने की, कहां तक देख सकते हो? आप में से कौन है जिसको यहाँ से शनि ग्रह दिखता है आंखों से? कौन है जिसको यहाँ से मंगल ग्रह दिखता है आंखों से? आपको जब दिखते नहीं तो उनकी सेकंड्स के हिसाब से मूवमेंट्स सोलर प्लैनेट्स की आप देख करके आप एक्लिप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? हैव यू एवर थॉट? सब बिजनेस का जमाना है, रोकने की बात करो। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस यही होता है कि आप कोई चीज बनाते हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो और उस प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने का प्रयास करते हो। प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे स्ट्रैटेजी होती है। एमबीए में क्या पढ़ाया जाता है? कई करोड़ के पैकेजेस बच्चों को मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अब क्योंकि मैं लाइफ बिजनेस कोचिंग करता हूँ, ऐसा नहीं इसलिए मैं बात खुल के कर रहा हूँ। उन्होंने अमुक काम को करने की अमुक स्किल डेवलप कर दी और स्किल के एक छोटी सी कमी होती है कि एवरी स्किल बिकम्स ऑब्सोलीट। आप उसको आज ये सिखा दीजिए, कल को मार्केट कंडीशन बदल गई, वो पुरानी हो जाती है। अब आप कहते हो साहब आपने एमबीए कब किया था? 25 साल पहले। नो, व्हाट्स योर एज? सर आई एम 50। 50 years? नहीं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस तो ठीक है, बट वी वुड लाइक टू हैव समवन यंग, समवन फ्रेशर, समवन फ्रॉम 25 years, 30 years, जिसने अभी ग्रेजुएट किया है, जिसको मालूम है कि व्हाट इज ऑनगोइंग इन द मार्केट्स, व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दैट वी कैन गैदर। वो सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए।
आज क्या क्या चीज इंटीग्रेट हो गई है मालूम है? इट्स लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड। हमें वो सब चाहिए। इसीलिए जो फ्रेशर बनने आ रहा है, जो हार्वर्ड से निकला या IIM से निकला या ISB से निकला, कहीं से निकला, उसको मालूम है, उसे रखो टॉप पर। बाकी गिने चुने छोटे मोटे बुड्ढे ऊपर पहुंचा दो, बाकियों को ये स्किल होती है। प्राचीन भारतीय मनीषा के पास खास तौर पे मैं एक ही ग्रंथ की चर्चा करूं जिस पर 5 अध्याय की विवेचना मैं कर चुका हूं, श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता, भग कहते हैं जहां सारे ऐश्वर्य हो, जहां सारी संपन्नता इकट्ठी हो जाए उसे भग कहते हैं। भगवान, बलवान, जिसके पास सारा बल आ गया वो बलवान, जिसके पास सारा ऐश्वर्य आ गया वो भगवान, जिसके पास सारी एफ्लुएंस आ गई। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात जिसके पास सारे ऐश्वर्य हैं उसकी स्तुति कर रहे हैं हम लोग, गायन कर रहे हैं। गीता माने गायन कर रहे हैं, टू सिंग इन द ग्लोरी ऑफ समवन हु इज द सेंटर ऑफ ऑल एफ्लुएंस। श्रीमद् भगवद गीता इज अ बुक व्हिच हैज गॉट ट्रेमेंडस अनडिफाइनेबल स्ट्रेटजीज, जिसे मैं इम्यूटेबल कहता हूं। इम्यूटेबल माने अपरिवर्तनीय, कोई भी काल उसे बदल नहीं सकता। आज से 32,000 साल पहले, 32,000 साल बाद, you cannot defeat that. And I am talking not in the capacity of a teacher. Okay, I am a teacher, but I am talking in the capacity of a professional also. कि जब मैं उन सूत्रों को लेकर के विभिन्न उपक्रमों में प्रशिक्षण के लिए जाता हूँ, उन स्केल्स की चर्चा करता हूँ, तो they get startled कि हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि हमारे यहाँ पर ये सब कुछ है। हम तो गीता को बस ये मानते थे धार्मिक है, भगवान की स्तुति है। तुम लोग भगवान का मतलब भी समझ पाए तो तुम्हें क्या मालूम स्तुति क्या होगी? तुम्हें मालूम नहीं कि भगवान शब्द क्या है। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश कहते हैं डिसिप्लिन को, अनुशासन को। आर यू इन डिसिप्लिन? और जो पूरे अनुशासन को वर्ण करता हो, ईश्वर, भगवान, ये सारे शब्द कभी हमने समझने की चेष्टा नहीं की। चेष्टा की होती तो भगवान से हमें बार्गेन की जरूरत नहीं थी। भगवान से हम केवल कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते जैसे नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग का जमाना है और नेटवर्किंग के लिए भिन्न भिन्न संस्थाओं में हम लोग कनेक्ट होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग में नहीं है तो आप ईश्वर के तंत्र को नकार रहे हैं। और ईश्वर का तंत्र, ईश्वर का तंत्र, ईश्वर ने उसके डिसिप्लिन का तंत्र माने सिस्टम क्या है? सहकारिता। अगर सहकारिता नहीं है तो आकाश वायु को पैदा नहीं होने देगा, वायु और आकाश मिलकर के अग्नि को पैदा नहीं होने देंगे, तीनों मिलकर के जल की उत्पत्ति नहीं करेंगे, चारों मिलकर के पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं होगी। एंड दिस इज साइंस ऑफ इकोलॉजी व्हिच इज मेंशन्ड एब्सोल्युटली इन चैप्टर नंबर 2 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। दूसरे अध्याय में इकोलॉजी एज इट इज मेंशन्ड है, ये हाउ थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड। कहां से आकाश पैदा होता है, कहां से एयर के मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं, कहां से मॉलिक्यूल्स के घर्षण से अग्नि पैदा होती है। दिस इज साइंस। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस स्ट्रेटजीज आर ट्रेमेंडस, 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 इतनी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो पहले श्लोक से शुरू हो जाती है, पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, मैं भूल रहा हूं, आपको याद है? सुनाइए जोर से, जोर से। नहीं, पहला श्लोक भगवद गीता का, ये लास्ट है, इसके बाद संजय। श्लोक क्या कहता है अब आप समझो कि व्हाट इज गीता। यू विल बी सरप्राइज्ड। आपने कभी देखा? पहले श्लोक से ही पत्ते खुल गए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। Now Bhagavad Gita is a dialogue between Krishna and Arjuna. बेटा डिस्टर्बेंस होती है, बट जा। इतनी फोटो खींच चुकी है कि मैं थक गया। बेटा you'll be paid, don't worry. Pay him even not for taking photograph. अब आप आश्चर्य करेंगे कि जब अर्जुन और कृष्ण का संवाद है भगवद गीता, पहला श्लोक किसको दे दिया उन्होंने? मालूम है? धृतराष्ट्र। गीता का पहला श्लोक कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र। बड़ी आश्चर्य की बात है।
धृत कहते हैं धूर्तता, चाहे कैसे भी, मुझे नहीं मालूम, चाहिए 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 चाहिए। राष्ट्र कहते हैं अधिकार, सत्ता का अधिकार, जहां एक सा सत्ता का अधिकार स्थापित हो जाए, एक सा उसे राष्ट्र कहा जाता है। धृत राष्ट्र, मुझे किसी भी तरह से सत्ता का अधिकार चाहिए, और जो ऐसा सोचेगा उसे क्या कहोगे? तेरी आंखें खुली हैं, अंधा कहोगे कि नहीं? अंधा है। ये विज्ञान खुल रहा है गीता का। गीता उतनी होती जितनी थी तो हम भी चुप हो जाते। गीता उतनी है जितनी 100 साल बाद लोग आश्चर्य थे। उसका पहला डायलॉग धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, किससे? अपनी उस फैसिलिटी से जो उन्हें दूर की चीजें दिखा रही थी, टेलीविजन, दूरदर्शन करा रहे। संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म शब्द धृतराष्ट्र के मुंह से निकलता वो कुछ ठीक सा, वो पूछ रहे धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, कुरु क्रिय धातु से बना, अर्थात कर्म का क्षेत्र, एक्टिविटी, एक्शन 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 एक्शन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आगे क्या था? समवेता इकट्ठे हुए हैं, युद्ध सभा, लड़ने वाले फौजी, समवेता युद्ध सभा। सेकंड में वो पूछ रहे हैं कि मेरे और उनके बीच में क्या चल रहा है। बड़ा हर सरप्राइजिंगली धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति कह रहा है कि धर्म के क्षेत्र में और गुरु के क्षेत्र में क्या चल रहा है। वो एक ही चीज पूछ सकता था। अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो तो आप क्या पूछोगे? भाई पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में क्या चल रहा है? आप ये थोड़ी कहोगे कि धर्म के क्षेत्र में और पाकिस्तान के बॉर्डर के क्षेत्र में क्या चल रहा है। दो अलग अलग बातें नहीं पूछोगे, एक ही चीज पूछोगे। क्यों कहा लोग? इसलिए क्योंकि माना कि धर्म अर्थात व्हाट आई मस्ट डू। आप प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, नेक्स्ट डे कल मुझे 1 2 3 प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी 4 प्रायोरिटी 5 ये सब मुझे करने हैं, लिस्ट बना ली। धर्म का क्षेत्र, कल मेरा धर्म ये है, बिकॉज़ दिस इज द वे आई एम गोइंग टू एक्ट। शाम होती है, ओ यार भूल गए, ओ यार मूड ही नहीं किया, ओ यार वो आ गया था, कल करेंगे, नहीं हो पाए। What is this? The first shloka is about the day audit, time audit of a human being. धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में, निर्धारण के क्षेत्र में, प्रायोरिटी असेसमेंट के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, एक्शन टेकन के क्षेत्र में, समवेता, मैं पूरी अपनी मानसिक सत्ता लेकर के पूरे अपने फौजियों सहित मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरी राइट टू डिसाइड करने वाली बुद्धि और सब कुछ मेरा प्रभुत्व, मेरी आभा, मैं सब लेके युद्ध क्षेत्र में आज गया था। महाभा पांडवाश्चय, मेरे और पांडवों के बीच में क्या हुआ? अगर आप इसको रोज पढ़ना शुरू करेंगे और शाम को बैठ के ऑडिट करेंगे, इस सुबह मैंने धर्म ये निर्धारित किया था, आज उसके पास मिलने जाना है, नए क्लाइंट का एक्सप्लोरेशन करना है, आज मुझे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग करना है, आज मुझे देखना है कि कहाँ का क्वालिटी मैनेजमेंट के इशू है, कंप्लेंट हैंडल करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और शाम को बैठ के हिसाब लगाएं कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। धर्म क्षेत्र का तो जो डायरी में आ गया, कुरुक्षेत्र में आप देखा 10 काम करने थे, 1 हुआ, 9 रह गए। कैरी फॉरवर्ड, आज फिर कौरव जीत गए, आज फिर कौरव जीत गए, आज पांडव जीते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज मेरे साथ सारे सहयोगी मेरे पूरे उल्टे पड़े थे। सबसे महान शत्रु मेरा मूड नहीं है। क्यों नहीं कर? नहीं है। क्यों नहीं? क्यों? Why try to understand, try to dissect, study logic? Logic पूछे जाएंगे. When you can't answer properly, then you get aggressive. You blow because you know you don't want to answer. Because पिछले के पीछे स्थान नहीं है. चूहे को भी कहते हैं कोने पे ले जाइए, तो चूहा आक्रमणकारी होकर कहते मुंह पे पड़ता है। अगर कहते हैं चूहे को कोने में ले जाओ, इसीलिए कहा जाता है कि पति की उतनी खिंचाई मत करो कि कॉर्नर में ले जाओ। आपकी तारीफ सबसे अच्छी निकलती है, अनुभव बोलता है। तो गीता का पहला श्लोक आपको अपने डे ऑडिट के लिए प्रेरित करता है। एवरी सिंगल डे यू हैव टू सी कौन जीता,
पांडवास पांडवा जीते होते तो कम से कम नहीं तो 10 में से 7 पे टिक होता ये सारा टेकन रिएक्शन। और नेक्स्ट पे हम याद है, अब इसका रिमाइंडर उस दिन आएगा, इसका रिमाइंडर उस दिन आएगा, इसका रिमाइंडर उस दिन आएगा। पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, भारत में 99% बिजनेसमैन, चाहे वो किसी भी तरह काम कर रहे हो, 99% सेल्फ एम्प्लॉयड वो बिजनेसमैन ही है। वो क्या करता है, नो प्लानिंग ओनली फायर फाइटिंग। रोज सुबह उठता है और बैठ जाए, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलता हो, एक ही बात, आज किधर से आपका है, आज कौन सी प्रॉब्लम है, व्हाट्स ऑन, एंड ही इज ओनली फायर फाइटिंग। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बिकॉज कौरवों और पांडवों से कोई सिस्टम क्रिएट किया ही नहीं। इसलिए वो प्रॉब्लम्स परपेचुएट होती हैं, बार बार सामने आती हैं, बार बार सामने आती हैं, एंड पूरा जीवन रात को जाके यही कहते हो, खप जाता आदमी शाम को आते हैं। जीवन मिला था किस लिए, व्यस्त और मस्त होने के लिए। बी बिजी, बी एक्टिविटी ओरिएंटेड, सारा दिन काम करो और मस्ती के साथ काम करो। निकल के क्या आया निष्कर्ष, अस्त व्यस्त, डूबा हुआ येट बिजी। मैं रहा तो बिजी और रहा मैं अस्त, डूबा हुआ, और शाम को आने वाला। और कुछ लोग बेचारे कहते हैं कि चलो अभी तो कम है, क्लास के साथ ही कंपनसेट करते हैं। कंपनसेशन थोड़ी हो जाती है, कंपनसेशन थोड़ी हो पाती है, एडिक्शन जरूर हो जाती है। रजीत जी फ्री में मैं नहीं पढ़ाता हूँ। It was nice. कैसा लग रहा है आपको? सवाल जवाब का सेशन 10 मिनट का रहेगा क्या? भीतर कोई सवाल कौन रहा हो, केवल यहाँ इसलिए नहीं आना है कि कुछ बोलना है, कैमरे में फोटो खिंचवाना है, उससे काम नहीं। भीतर वास्तव में कोई जिज्ञासा हो तो आपका स्वागत है। आप हाथ खड़ा किए, मैं आपको बुलाऊँ, 1 2 बस, दोनों आए, बहुत अच्छा। छोटा परिवार सुखी परिवार, राजेश अग्रवाल जी आए, सीए साहब, और तो कोई नहीं है, बस 3 लोग आए, 3 वाले कौन है? आइए आइए, जल्दी आइए, फटाफट आइए। पानी का हाथ उठा देगा मैं आपको, सोच के आइए, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आपको ना 2 से 6-7 हो गया, आपको 10 मिनट में कैसे पूरा होगा? जल्दी जल्दी। अच्छा, एक तो लेक्चर देना सर, स्मॉल सीधा क्वेश्चन पूछना, नाम बताना है, मेरा नाम ये है, और क्वेश्चन पूछना। जल्दी। ईशा अग्रवाल, ये ओम का उच्चारण किस समय किस विधि के द्वारा? क्योंकि पेट फूलेगा हवा से, निश्चित रूप से अमाशय में अन्न नहीं होना चाहिए। अमाशय में अन्न की सीमा हमारे यहाँ 5 घंटे के आसपास माना जाता है। कुछ भी खाए हुए 5 घंटे हो चुके हों तो अमाशय में अन्न नहीं है, क्योंकि जाना श्वास तो हमारे फेफड़ों में है, पर स्वाभाविक होता है जब आप गहरा लेते हैं तो पेट भी साथ में फूलता है। पेट फुलाना है, छाती नहीं फुलाना है। इसलिए सांस लेने का ये नियम ध्यान में है, नेवर इन्फ्लेट योर चेस्ट, ऑलवेज इन्फ्लेट योर स्टमक। ये नहीं सांस लेना, दिस इज बैड, इससे आपने आधे फेफड़ों को छोड़ दिया। दिस इज द राइट थिंग, बी अलावा, डोंट लाव। मैं एक आंसर और दूंगा के बाद, आपने सवाल मन में रह गया था, ठीक है? तो ओम का उच्चारण अमाशय में अन्न नहीं हो तब करना है, विदाउट सेइंग। प्रातः काल से ऊपर कोई समय नहीं है, बट शाम का भी समय सबसे महत्वपूर्ण है। और जिन्हें सबसे बढ़िया नींद लेनी हो, they should try it in the night before sleep. चाहे उसके लिए क्रिकेट आना पड़े, भाई रात को कोई ऐसे डिस्कशन मत छेड़ देना जो दिमाग खराब हो सकता है। कल को पत्नी ऐसा कहे, प्लीज डोंट डेयर टॉक एनीथिंग नॉनसेंस, आई हैव टू गो इनटू दिस। रात को ओम का उच्चारण करके सोने से नींद काफी अच्छी आती है। हालांकि मैं रात को नहीं करता हूं, पर मेरा अनुभव सुबह का है।
पर मैं इसको जानता हूं क्योंकि मैंने करके देखा और कईयों को करवाया। तो इसके विषय में एक बीच में सवाल आया, आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, चिंता नहीं। आप वो हमारे यहाँ जाति की बात कर रहे थे, 4 वर्ण हमारे यहाँ है, वर्ण आश्रम हमारे यहाँ कहा जाता है। आश्रम हमारे यहाँ कहा गया जहां आपको श्रम करना है, निठल्ला नहीं बैठना। हमारे यहाँ आश्रम का मतलब है जहां आप जाके निठल्ले हो गए, रिटायर हो गए, कोई काम करना ही नहीं है, बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ जहां एक्टिविटी सबसे इंटेंस होती थी उसे कहते थे आश्रम। आश्रम नहीं है, आश्रम है। आश्रम होता तो हम कहते विपरीत हो गया। आश्रम जहां एक्टिविटी बहुत इंटेंस है, तो हमारे यहाँ श्रम करने के आयु की दृष्टि से 4, जैसे हम लोग ब्रह्मचर्य, आप आगे जानते हैं, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, उसके भी अर्थ बिल्कुल अलग थे जो हम जानते हैं, बिल्कुल वो नहीं थे जो हम सोचते हैं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। उसकी एज बदल गई है, आजकल ब्रह्मचर्य 30 साल तक चला गया है, आजकल ग्रस्त 60 साल तक चला गया है, वानप्रस्थ ऊपर चला गया, संन्यास की सुविधा किसी किसी को मिलती है, तो चीजें बदली हैं। और वर्ण आश्रम, इसमें हमारे यहाँ 4 आश्रमों के लिए 4 वर्ण साथ में कहे गए थे। हमारे यहाँ एक ही मनुष्य के शरीर में चारों के चारों वर्ण हैं, एक ही शरीर में। अगर आप ध्यान से देखें कि ठीक है, एप्टीट्यूड के हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है, हमारे यहाँ इसको बहुत ऊंचा माना गया, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको चल करके जाना है तो आप पैरों से जाएंगे। आपके पूरे शरीर को अगर पोषण देता है, डू यू नो कि आपके पूरे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कौन करता है? खाता कौन है? पेट। वैश्य खाता है आपका। और हमारे यहाँ लाला कौन होता था? बिरला जी के उदाहरण है, और एक नहीं हजारों उदाहरण है। लाला अपनी धोती सिलता था, कंजूस मक्खी चूस, जैसे ही दान का समय आता था पिटारे खोल देता था। पेट जितना खाता है उसका नगण्य हिस्सा अपने पास रखता है, बाकी सारा हृदय को और ब्रेन को दे देता है, क्योंकि ब्रेन सबसे बड़ा काम है, उसको बहुत चाहिए ब्रेन को। आप बायोलॉजी पढ़ो, आपको पता लग जाएगा हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय व्हिच ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। भाई साहब 60% ले जाता है, इस लाला के पास तो बचता है कुछ नहीं। ये हमारा वैश्य है। जब आपको कोई काम करना है, एक्शन लेना है, ये आपका क्षत्रिय है। और जब आपको थिंकिंग करनी है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो ये आपका ब्राह्मण है। डू इट फ्रॉम हियर। हमारे यहाँ जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमारा शूद्र पूजा जाता है। आप किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या करते हैं? उसका सिर नहीं पकड़ते बालों से, आप पांव छूते हैं। हमारे कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो हमारा शूद्र पूजा जाएगा, हमारा कोई गलत काम होगा तो ब्राह्मण पिटेगा। थप्पड़ किसको पड़ता है? गाल को पड़ता है, पेट को नहीं पड़ता, हाथों को नहीं पड़ता, समझ लेता है। तो स्कूल की बात छोड़िए, पुट्टा वाली। तो हमारे यहाँ वर्ण आश्रम एक शरीर से लिए गए थे, और इनमें देखा गया था कौन कितना परफॉर्म कर सकता है। जो बहुत थिंकिंग में नहीं है, वो चाहे एक ही परिवार में 4 अलग अलग लोग पैदा होते थे, चाहे पिता किसी वर्ण का हो, अगर थिंकिंग वाला बच्चा है तो ब्राह्मण बन जाता था। और अगर वो व्यक्ति वॉरियर टाइप है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो क्षत्रिय बन जाता था। वो अगर रिसोर्स जनरेशन कर सकता है सबके पोषण के लिए तो वो वैश्य बन जाता था। अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है, आज सबसे ऊपर कौन सी इंडस्ट्री है? सर्विस इंडस्ट्री है महाराज, तो वो फिर उसको शूद्र कहते थे। बाद में इन्हें हमने पलट करके क्या कर दिया, क्या नहीं किया, वो तो बात की बात है। ये उससे जुड़ा हुआ था जो आपने कहा। आपने अभी भगवान का जिक्र किया, तो आपके हिसाब से भगवान क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या मानते हैं? समझने का सबसे अच्छा तरीका भगवान को है, व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कैन यू शो मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो। यू कैन शो मी सिंबल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 शेर। यू कैन शो मी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये IAS अधिकारी है, फला है। You can show me powers of government of India, but if I want you to show me complete government of India with my 2 eyes,
मान लो आप में इतनी ताकत है, आपने सारी भारत सरकार इकट्ठी कर भी ली। अगर भारत सरकार सारी इकट्ठी करेगी तो लगभग 20 लाख 30 लाख 20-30 लाख के नीचे होगी। क्या मेरी दोनों आंखें 30 लाख लोगों को एक साथ देख सकती हैं? मेरी आंखों की सीमा एक साथ मुश्किल से 5-10 लाख 20 लाख 50 लाख को देख सकती है, 30 लाख को नहीं देख सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ सिस्टम, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। ईश्वर एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब कुछ समाहित है, जिससे सब कुछ चलाएमान है। ईश्वर को आप व्यक्ति के रूप में अगर देखते हो, आकृति के रूप में, आप अपनी आंखों की सुविधा के लिए तो देख सकते हो। जैसे पानी को आप कोई भी आकार दे सकते हो, कप का आकार, बिस्किट का आकार फ्रीज करके, इवन पानी का ये बना सकते हो, बर्फ को क्रिस्टलाइज करके आप पूरा ये दीपदार बना सकते हो। पर क्या पानी का कोई आकार है? नहीं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर आकार रहित होते हुए साकार हमारी कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू सी थिंग्स विद आईज, अंडरस्टैंड थिंग्स बाय टचिंग, तो हम उसको मूर्त रूप दे लेते हैं। वो ना होते भी वैसा हो जाता है, और वो है नहीं, जैसे पानी। तो ईश्वर का स्वरूप एक सिस्टम, एक तंत्र है, आकार रहित होते हुए भी साकार सुविधाओं के लिए बना दिया जा सकता है। ये ईश्वर का प्ररूप मेरी अनुभूति। मेरा नाम रवि सिंह चंदेल है। मेरा आपसे सवाल ये है कि मार्केट में कई लेखकों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का उच्चारण किया गया। मेरे घर पे 2 श्रीमद् भागवत गीता जी हैं। उन दोनों के अगर मैं पढ़ता हूँ तो दोनों के उच्चारण अलग अलग आते हैं श्लोकों के। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक्सेक्ट पता लगे कि इस श्लोक का आंसर ये है? Wonderful question. That's the question I was asking. मैं आपको बताता हूँ मैंने भगवत गीता कैसे पढ़ी, इससे आपका समाधान हो जाएगा। भगवत गीता पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, मैं लगभग 5 अध्याय अनुवाद कर चुका हूँ, 3 प्रकाशित हो गए, 1 प्रकाशित हो गया। मैंने कैसे भगवत गीता पढ़ी? मैंने लगभग 25 से 30 भगवत गीता के अनुवाद और इंटरप्रिटेशन, अनुवाद से ज्यादा इंटरप्रिटेशन, अनुवाद तो एक सा मिल जाएगा, अनुवाद गीता प्रेस का मैं समझता हूँ ठीक है। आप इंटरप्रिटेशन 30 एक आसपास इकट्ठी कर ली। 30 इकट्ठी करने के बाद फिर मैंने उनसे कहना शुरू किया, अरे महाराज आपको क्या कहना है पहले श्लोक के बारे में, आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है। 30 को पढ़ लिया एक श्लोक पर, छोड़ दिया, आगे जाना नहीं। 30 को पढ़ने के बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन, मैं 15 दिन में एक श्लोक पर करता हूँ, आपको शायद मालूम होगा, तो काम चले गया। 30-15 दिन में एक श्लोक पर लाइव प्रोग्राम मेरा ब्रॉडकास्ट होता है, सिर्फ एक श्लोक पर। 15 दिन तक उस पर मनन किया, मनन किया, मनन किया। जब मनन किया तो क्या हुआ, मान लीजिए गेहूं उगाया किसान ने, काटा किसान ने, आप तक पहुंचाया आड़ती ने, पीसा चक्की वाले ने, लिया लाला जी से, बनाया पत्नी ने, अब रोटी आप तक कई हाथों से होके आ गई। अब आपने उसको अपने मुंह में लेके 32 बार, अब क्या हुआ, अब उसमें उस रोटी के कण कण में जो आपने लिया, अब आपने उसको आत्मसात कर लिया, अर्थात अब आपने पूरी तरह अपना बना लिया। 15 दिन तक एक श्लोक पर 30 ज्ञानियों के या 10 ज्ञानियों के विचार पर जब आप मनन करते हैं तो आप अनेकों द्वारा उगाए गए, परोसे गए, बनाए गए अन्न को अपने भीतर दांतों से पूरी तरह चबा देते हैं। आपका आपा उसमें आना शुरू हो जाता है। फिर आपके भीतर वो दृष्टि जन्म लेती है जो उस श्लोक से क्या लेना चाहिए वो तय करती है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, मनन 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 मनस्वी। मनन माने read one श्लोक, be with that श्लोक, live that श्लोक and then conclude। फिर अपने आप दिमाग बन जाता है, ओ ये है। और गीता आपके मन की अलग निकलेगी, मेरी अलग, क्योंकि हम सब ईश्वर की आकृति है। क्लोनिंग से एक जैसे जीव पैदा कर सकते हो,
पर एक जैसे मनुष्य पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर एक भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ईश्वर की एक कृति को दूसरी से रेप्लिकेट करा दे, क्लोन करा दे। और इसका उदाहरण कहाँ है? आपके ये अंगूठे। Can you show me another thumb with the same impression? 650 करोड़ की जनसंख्या है। अच्छा गोली मारो 650 करोड़। रिकॉर्ड तो लोगों के पिछले 50 साल से इकट्ठे हैं। क्या पिछले 50 साल में किसी का थंब इंप्रेशन मेरे जैसा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा ना। Which means what? हरि अनंत हरि कथा अनंता। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन का इंप्रेशन अनंत सीमा तक बनाने में समर्थ है। उसी प्रकार आप अपने भीतर गीता को जब आत्मसात करके पढ़ेंगे, आपका निष्कर्ष विलक्षण ही होगा। इस तरह गीता पढ़नी चाहिए। विकास मंडल है, कहा जाता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। व्हाट वी आर डूइंग, मैं यहाँ आया हूँ तो पहले से लिखा हुआ है। आप इन्फ्लुएंस दो चीजों को लेके, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरे को कौन सा ऑब्जेक्टिविटी क्या है। यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस, उसके हिसाब से आप चलते हो। बट आपको कहाँ जाना है ये डिसाइड नहीं कर पाता। पैसा कमाना कर सकता है मेरे, मतलब प्रायोरिटी जो लगती है। ऑब्जेक्टिविटी मेरे को नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ पहुँचना कहाँ पर है, या जो है जीते हो, फील करो, जो आ रहा है जा रहा है, ज्यादा दिमाग में लगाओ। तो व्हाट डू यू से? लड़के का उदाहरण दिया जिसका नाम लेके, उसी का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। 40 की बात है, बच्चा याद आ गया। तो भाई इज मोर देन 1000 crores। तो एक दिन वो कहने लगा, सर अब क्या जरूरत है, सब कुछ है। आई इमेजिन एंड आई हैव इट, आई डोंट नीड इट। रोहित, मिठाई कर दूंगा जिस दिन ये बात तेरे मुंह से निकली। मैं आंसर आपके क्वेश्चन के पहले पार्ट का नहीं देना चाहता, अभी बाद में किसी वर्कशॉप में दूंगा, फ्री मिलियन टेस्ट दूंगा, सेकंड पार्ट का दूंगा। मैंने रोहित मिठाई कर दूंगा। तू क्या सोचता है? तू कितना खा लेगा, तू कितना पी लेगा, कितना फोड़ लेगा? मैं तेरे को आज क्या ये बड़ा गर्व होता है कि मेरे पास आज ये एसयूवी मेरी मर्सिडीज इतने की है, मेरी इतने की गाड़ी है। महसूस भी नहीं होता कि मेरे पास ये गाड़ी है। आई डोंट इवन थिंक। ये सब तेरे को महसूस होता है, डिटेल में नहीं जाना। मैंने कहा महसूस तो तुझे अपने भीतर के भाव ही होते हैं ना, होते हैं। अभी तेरे पास कितने लोग लगभग काम कर रहे हैं? इतने हजार होंगे। Now just imagine, close your eyes and think, why you should expand your business? इतने हजार लोगों के घर में बच्चे हैं। मॉर्निंग में जब उनकी माँ लड़के और लड़की को तैयार करती होगी, तो लड़की स्कर्ट पहन के, पैंट लगा के, शर्ट पहन के, बैच लगा के, टाई लगा के, बैग लेके, वाटर बॉटल लेके, टिफिन लेके वैसे निकलती है। साथ में लड़का भी वैसे ही। दोनों को बस स्टॉप पे छोड़ने की माँ या बाप जाते हैं और बच्चे हंसते हुए स्कूल जा रहे हैं। बाय। कैसे संभव हो मालूम है? क्योंकि तूने वो आजीविका का आधार पैदा किया जिससे वो हंसी पैदा होने का रास्ता पैदा। तुझे उनकी संख्या क्या सीमित रखनी है या उनको कई हजार तक और ले जाना? विचार में पड़ेगा। बाकी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा देख, अगर तू समझता है कि ये रफड़ है, तो टंटा है समस्या, तो बेटा ऐसे टंटों को तो सेलिब्रेट करना चाहिए जिससे दूसरों के चेहरों पर हंसी जाए, दूसरों के चेहरों पर मुस्कान जाए, दूसरों के लिए आजीविका के आधार पैदा हो सके। ऐसे रफड़, ऐसे टंटे तो शिरोधार्य करो, और ऐसे भगौड़ेपन को, क्योंकि ये भारत की पृष्ठभूमि है, ऐसे भगौड़ेपन को हटा दो जो तुम्हें पीछे क्यों भागता है। क्योंकि हम चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए उनको टंटा बनाते हैं। मोह माया के बंधन त्याग दो। ठीक है, आज से मैंने मोह और माया का बंधन त्याग दिया। स्वामी जी आपकी डोनेशन भी होगी। क्यों? ना मुझे इससे मोह है ना आपको होना चाहिए। Why should you have it? Let it be over.
क्या ईश्वर पागल का बच्चा था जिसने मोह का निर्माण किया? अगर मोह ना हो ना, पैदा होते ही मां फेंक के रख दे। छोटा बच्चा पैदा होने के बाद पालना कैसे होता है, और निकटता से मैं देख रहा हूँ, मेरा पोता हुआ, अब देख रहा हूँ मेरी बहू को पालते हुए, उसकी दादी को पालते हुए, मेड्स का पैराफर्नीलिया पालते हुए। एक जगह से बच्चे को पालने के लिए पूरी आर्मी लगती है, और वो पल रहा है। मोह ना हो तो कंसर्न होगा, जरा सा यहां से यहां तक मोह ना हो क्या कहेंगे आप? गिर गया। ईश्वर पागल नहीं था। हाँ, मोह के विषय में सोचना यह होगा कि व्हाट आर द लिमिट्स। दूध किस सीमा के बाद विष बन जाता है? जो एनरिचमेंट का, नरिशमेंट का हाईएस्ट सोर्स माना जाता है, वही गाय का दूध विष तो बन सकता है अगर आपने उसकी अति करनी शुरू कर दी। तो आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे, अब उन्हें बुरा कहते। माया बुरी है क्या? बिना माया के आप बात कर सकते हो। मुझे पुलिस प्रोग्राम्स में उन्होंने इनवाइट करते रहते हैं, वो टू वेरियस पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ट्रेनिंग द ऑफिसर्स। सर कम्युनिकेशन पे सिखाइए, इनको कम्युनिकेशन पे सिखाइए। कम्युनिकेशन पे सिखाने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर के चोर को कहोगे पिताजी प्रणाम, आपने चोरी की है। You can't do that. मैं अपने पोते से बात करना शुरू करूं, मालूम है तेरे को एमएससी में क्या चल रहा है? कुछ अंदाजा है तेरे को? क्या हो रहा है आजकल? चुनाव का परिणाम क्या आया? मालूम है तेरे को? ये बात चले। क्या करते हैं हम? माया पूछते हैं। कौन सी माया? अच्छा खासा समझदार आदमी जो दुनिया को पढ़ाता है, घर पे जाके वो बच्चे के साथ ऐसे करता है। इसको पागलपन कहेंगे, समझदारी? ये माया है। I created it. I am not like that and I should talk to you now. But I have to create that when I am talking to that small kid. I have to create a different face and behavior when I am negotiating with someone for business. When I have to make a different face when I am discussing with the rickshaw wala. वो मुझसे मान लो 20 के 25 रुपए मांग रहा है या 30 मांग रहा है, तो मुझे ये क्या बात है यार? सर आप ऐसे नहीं मांग सकते। You can't do like that. This is Maya. When you create something which actually does not exist, but you try to justify the situation. That's Maya. कस्टमर को जब आप अपने हैंडल करते हो तो क्या करते हो? कस्टमर क्यों टूटते हैं? क्योंकि आप सच्ची निर्मोही हो जाते हो। जब आप बहुत कम्युनिकेशन में आगे आते हो, उसको समझाने की चेष्टा करते हो, आप माया रचते हो, तो माया बुरी नहीं है। When you go beyond limits and you go, कोई भी चीज बुरी है, कोई भी चीज बुरी है। ना मोह बुरा, ना माया बुरी, ना लोभ बुरा, ना क्रोध बुरा। और ईर्ष्या का सात्विक रूप क्या होता है मालूम है? सात्विक रूप प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस जब हद से गुजर जाए तो ईर्ष्या बन जाती है। आत्मसम्मान और अभिमान में क्या भेद नहीं है क्या? क्योंकि हम भेद नहीं समझ सके, हम चीजों को साथ न्यायपूर्ण रूप से नहीं देख सके, हमने करके रखा है काम क्रोध मैं पापी खलकामी महाराज मेरा कल्याण। महाराज भी कहते हैं तेरी तो इंतजार थी, पापी है, जन्मों से पाप लेके आया है। गठरी छोड़ यहां, आगे की सीट ले। We must understand. If we want our children to know the science of India, we must understand. मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिनेश जी एक अच्छे अभिनेता बन गए। ये कई बार अनुभव करता हूँ मैं। कैसा लग रहा दोस्तों? तो कई बार ऐसे सबके लिए 2 घंटा 1.5 घंटा बहुत थोड़ा है। और मैं आज एक नई घोषणा करता हूँ, इस दिल्ली चैप्टर में एक पूरे दिन की वर्कशॉप की जाएगी। कैसा रहेगा? हमने मतलब गाँव राजा में की थी, बहुत लोग थे उस कार्यक्रम में। ऐसे कुछ प्लान करते हैं क्योंकि आपकी जन्मभूमि पर कर्म भूमि भी बन जाए इस दिल्ली। आपने कहा मेरी कर्म भूमि नहीं,
हम चाहते कल भूमि भी इसके हो जाए, खेत भी यही हो, किसान भी यही। ओके, कुछ सूचनाएं सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ आप लोगों को। चेतना का SMS सिस्टम है जिसमें सब समाचार हमारे आप तक पहुँचते हैं, और वो जो लोग SMS प्राप्त कर रहे हो हाथ उठाएंगे एक बार, चेतना के वेरी गुड। जिनको SMS नहीं मिल रहे वो एक बार भी हाथ उठाए। अच्छा, आप सब लोग एक नंबर पे मिस कॉल करें, नंबर मैं बोल रहा हूँ 022 6140। हाथ बात कर दे, फोन से उठा के लिखने की जरूरत नहीं है, अपना फोन उठा के मिस कॉल कर डालें 022 61 40 36 10। रिपीट कर रहा हूँ 022 6140 3610। क्लियर हो गया सबको? 10। नंबर 2, अपना चेतना का टीवी है, इसको YouTube चैनल है चेतना टीवी, उसमें पिछले सारे सेमिनार की वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ये आज का सेमिनार भी 2 दिन के बाद वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और सर का भी बहुत अच्छा YouTube चैनल है, आप सर को बहुत सुनना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे वीडियोस है। मैं तो जब डिमोटिवेट होता हूँ तो सर की वीडियोस देख लेता हूँ, तो आप उस पर भी जाइए। उसका दिनेश कुमार के नाम से सर चैनल अपना, दिनेश कुमार के नाम से, हाँ यूट्यूब में जाके दिनेश कुमार लिखेंगे तो आपको सारे वीडियोस देखने को सबके मिल जाएंगे। और नेक्स्ट, चेतना में हम जो काम करते हैं सेंटर फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के लिए अभी हम पेड़ लगा रहे हैं। मैंने कविता लिखी थी 2 दिन पहले, छोटी सी कविता है 20 सेकंड की। जिस दिन हम मरेंगे एक पेड़ के साथ जलेंगे, जिस दिन हम मरेंगे एक पेड़ के साथ जलेंगे, कुदरत का फर्ज तो निभा दें और जीते जी एक पेड़ तो लगाएं। तो ये पेड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत अपने नरेला के अंदर हमारे एक बोर्ड मेंबर हैं श्री भारत भूषण अलाहाबादी, उनकी फैक्ट्री के सामने एक पार्क हमने गोद ले लिया है। उसमें हम नीम के, पीपल के ऐसे भारतीय प्राचीन पेड़ जो है उनको लगाने जा रहे हैं। और आप वहाँ आएंगे तो कंपनी की ओर से उपहार भी वो सबको दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने घोषणा की। उपहार भी सबको मिलेगा और पेड़ों के नाम भी आपके नाम से करेंगे। और चेतना आपको सर्टिफिकेट भी देगी कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था, आपने पीपल का पेड़ लगाया था, वो भी हम आपको दे देंगे। तो पेड़ आपका ही होगा। तो फिर ये सूचना व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल चुकी है और आप सब वहाँ पर सादर आमंत्रित है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम होगा। कुछ स्कूल के, कॉलेज के, चेतना के फैकल्टी मेंबर भी वहाँ बुलाना चाह रहे हैं कि वो हमारे शिक्षक भी हमारे साथ रहे और हम वृक्षारोपण करें। उस कार्यक्रम में 8 से 10 ब्रेकफास्ट का इंतजाम भी वहीं पर होगा, आप आ सकते हैं। मित्रों, पिछले दिनों हमने सुभाष चंद्रा जी का शो किया था GTV पे, वो 5-4 बार टेलीकास्ट हुआ। आप लोगों ने देखा क्या उस कार्यक्रम में? जी। अच्छा, उसमें कितने उपस्थित थे उस कार्यक्रम में? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सुभाष चंद्रा जी के शो के बाद दूसरा बड़ा शो हम जो कर रहे हैं, लोकसभा चैनल से हमने टाई अप किया है और बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी। लोकसभा के अंदर हम एक कार्यक्रम करेंगे लोकसभा चैनल के साथ मिलकर, चेतना प्लस लोकसभा चैनल, और हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग भी लोकसभा के अंदर ही हो, तो उसकी सूचना आपको मिलेगी। और मेंबर्स, पैनल मेंबर सबको इन्वाइट करेंगे। आप उस कार्यक्रम में आना चाहते हैं क्या? यस। और ओके, कुछ हो गए हाथ नहीं उठे, उनकी इच्छा नहीं है लोकसभा जाने की, तो कोई बात नहीं, जो आना चाहते हैं आइएगा। मैं अभी सूचना उसकी आपको भेजूंगा। कुछ हम सर्विसेज हमने शुरू की है। एवरी संडे चेतना के ऑफिस में मैट्रिमोनियल्स के लिए हमारे कार्यकर्ता बैठते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 8-10 परिवार वहाँ हर सप्ताह आते हैं। अभी भी चल रही है मैट्रिमोनियल सर्विसेज। जिनके परिवार में बच्चे शादी के लायक हैं और रिश्ता खोज रहे हैं, वो जाके प्रकाश पासिया जी वहाँ कोऑर्डिनेटर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिजनेस पोर्टल चेतना का बना रहे हैं, तो चेतना का काम है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के लिए हमने एक बिजनेस पोर्टल बनाना शुरू कर दिया है, इसका नाम है echetna.com। इसके ऊपर आप सब क्या बिजनेस क्या क्या करते हैं उसकी पूरी डिटेल होगी, जिससे हम एक दूसरे से नेटवर्किंग कर सकें। जिन मेंबर्स ने अपने फॉर्म के ऊपर लिखा नहीं, हम केवल बिजनेस लिखा, उनसे प्रार्थना है कि हम फोन करेंगे, आपको पूछेंगे आपका बिजनेस क्या है, तो आप हमको बताएंगे, तो उसी कैटेगरी में आपके बिजनेस को हम वहां पे पोर्टल के अंदर डाल देंगे। आई कैंप एंड OPD, अभी इस महीने के आखिर में हम एक बड़ा आई कैंप लगा रहे हैं और फ्री आई के ऑपरेशन होंगे, उसकी सूचना भी आप तक मिलेगी।
और अगले महीने के अंदर एक बड़ा सेमिनार होगा। आलोक कुमार जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक हैं और दधीची देहदान समिति के वो फाउंडर हैं, कि बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन पर एक वर्कशॉप करेंगे कि शरीर जो हमारा है वो कितना काम आता है, मरने के बाद भी कितने सारे उपयोग उसके हो सकते हैं, हम शरीर छोड़ने के बाद भी संसार में रह सकते हैं। छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आंख दान करें तो 8 लोगों को आंखें मिल जाती है, जाते जाते भी समाज का भला हो सकता है। इस पर एक लंबा डिस्कशन होगा और वहाँ फॉर्म भी होंगे, आप भर सकेंगे। सूचना तो भी बहुत सारी है, समय का तकाजा है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। अब मैं इस दिल्ली चैप्टर की बात करता हूँ। इस दिल्ली चैप्टर में बहुत सारे मित्र नए आए हैं, कुछ रोहिणी से भी आज यहाँ क्लास अटेंड करने के लिए आए। कितने लोग हैं जो रोहिणी की साइड से आए? वेरी, देखिए कितने लोग हैं। तो हमने ये तय किया है कि यहाँ के लोग रोहिणी वाले भी वहाँ इस दिल्ली वाले रोहिणी की साइड आए, रोहिणी वाले यहाँ आए, जिसकी जहाँ इच्छा हो 2 दिन का क्लास होगी, कहीं भी कोई अटेंड कर सकता है। नंबर 1, जो हमारा क्वार्टरली सेमिनार होता है वो क्राउन प्लाजा में ही होता है हमेशा, वो दोनों चैप्टर्स को मिला के हम लोग करते हैं, इस दिल्ली एंड नॉर्थ दिल्ली को मिला के करते हैं। अब एक प्रार्थना आप लोगों से है कि बहुत लोग अभी जुड़े नहीं हैं यहाँ इस दिल्ली में, अभी हमारा काम थोड़ा सा पीछे चल रहा है। आप सब, अच्छा आपको काम कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, ये काम कैसा लग रहा है? आवाज कम आएगा, मुझे मजा आएगा। अच्छा, तो लोगों को जोड़िए भाई, एक दिन से दूसरा दिन चलाइए ना। आप जो अच्छा लग रहा है लोगों को बताइए उस काम के लिए। तो क्या करना है, बाहर पीछे काउंटर है, चेतना की मेंबरशिप मैं बता दूं आपको किस तरह की है, बहुत आसान मेंबरशिप। 5100 रुपये हम लेते हैं 1 साल की, 1 साल में 12 सेमिनार करते हैं, आप सब में आ सकते हैं। अब तो 12 के भी 20 हो गए, 8 जाएंगे और इस दिल्ली के कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात, जो चेतना में दूसरी मेंबरशिप है वो है हमारी लाइफ मेंबरशिप, पति पत्नी दोनों आजीवन सदस्यता मिल जाएगी। 31,000 रुपये इसकी फीस 1 तारीख तक 21 थी, जो आज से 31 हो गई है। 31,000 रुपये का चेक देंगे तो आप, हमारे यहाँ कोई पैसा हम कैश नहीं लेते, पूरा डिजिटल इंडिया है, आपने चेक ही देना पड़ेगा, कोई कैश का ट्रांजेक्शन चेतना में नहीं होता है, सिंपल। तो आप 31 का चेक देंगे, ATC हमारे पास है, यानी कि आप 31,000 का चेक देंगे तो उसमें से 15,000 रुपये भारत सरकार आपको इनकम टैक्स में छूट दे देगी, तो आपने तो 15 ही दिए, 15 तो आपको छूट ही मिलेगी। ATC का हमारे पास डिडक्शन है, आपको रिबेट ATC की मिल जाएगी। तो ये हमारी लाइफ मेंबरशिप। उसके बाद हमारा पैटर्न मेंबरशिप है, जिसके लिए हम 1,01,000 रुपये लेते हैं। उसमें क्या सुविधा है कि हर निमंत्रण पत्र में हम पैटर्न का नाम छापते हैं, और ये जो लोगो लगे हैं साइड में, इनका बिजनेस लोगो हम बैकड्रॉप के ऊपर लगाते हैं, और इसको नॉमिनेशन फैसिलिटी है पैटर्न को, वो चाहे जब मेंबरशिप को दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकता है। इसका नाम है पैटर्न मेंबर। और आपका और मन हो तो ज्यादा करने का, कि पैटर्न से काम नहीं चलेगा, तो हमारे यहाँ एक कार्यक्रम को आप स्पॉन्सर करें, सारा खर्चा उठाएं, तो आप हमारे हम आपसे उसके लिए 1 रुपये की फीस लेते नहीं, कोई फीस नहीं है उसकी। एक प्रोग्राम की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ले, तो आप हमारे स्पेशल पैटर्न हो गए। और ये फोटो उधर देख रहे हैं, लिखा है 4 फोटो लगे हैं, इन लोगों ने एक सेमिनार अपने जिम्मे ले रखा है, तो आप स्पेशल पैटर्न बन सकते हैं। और इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो आप घर बार छोड़ के थैला उठा के मेरी तरह हो जाओ, बाबा हो जाओ, तो फिर आप फोटो की जरूरत नहीं है, पर कुछ छोड़ तो ऐसा ही हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तो मोक्ष पक्का हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया चेतना का। आप किसी तरह से भी जुड़िए, आपका मन है, नीचे फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म लीजिएगा। थोड़ा सा समय 10 मिनट आप लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आइए, अब कोई बात हो तो नहीं, अशोक जी, दिनेश भाई, हाँ एक सूचना ये आई थी मेरे पास, ये सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर, कहाँ है पीछे से रखिएगा, लिख के जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर है, उसमें अपना नाम मोबाइल नंबर लिख के जाएंगे। ये मेरे आप लोगों से प्रार्थना है। के शर्मा जी, मैं चाहूंगा एक बार स्वागत किया जाए आदरणीय दिनेश जी का। एक बार हमारे इस दिल्ली चैप्टर की पूरी टीम आ जाए, जो हमने कार्ड में फ्लायर में नाम लिखे थे, सब आ जाए, तालियां जोरदार। आइए थैंक यू। हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी कहीं बैठे थे, आइए सर आपका परिचय करवा दें। श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी मेरे मित्र हैं,
और आपका एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन निकालते हैं ट्रू मीडिया के नाम से, और आपका एक वेब चैनल है ट्रू मीडिया के माध्यम से, और आपने कहा है कि मैं चेतना के सब कार्यक्रमों को कवर किया करूंगा। एक बार तालियां बजाइएगा श्री ओम प्रकाश प्रजापति साहब। ब्रेकफास्ट रेडी? दोस्तों, बाहर ब्रेकफास्ट है, और दिनेश जी से कोई चर्चा करनी हो तो आप उस समय भी कर सकते। दिनेश जी हमारे साथ रहेंगे उस बंदे को, और अभी राष्ट्रगान होगा, और इस दिल्ली चैप्टर के टीम भी मेरे साथ है एक बार सारे। दिनेश जी को भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी रहे हमारे साथ राष्ट्रगान में, और हम अपने स्थान पर खड़े होंगे जनगण मन के लिए। आगे बढ़ जाइए, कौन पहले? कैमरे में नहीं है, ओके। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, आए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चार हो रहे धर्म का हमने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारे कल आचार्य विजय जी का स्पीकर थे, उन्होंने उनका चेतना का हर कार्यक्रम में भारत माँ की जय के बाद ये नारा भी जोड़ दो। हमने कल 10 लग जाए कि नारे में छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।